बहुत टाइम पहले एक बहुत ही फेमस ब्लैक स्मिथ था जो कमाल के वेपन्स बनाता था और वॉर के टाइम में उसने डिसाइड किया कि वो अपने सारे के सारे वेपन्स किंगडम ऑफ कायरो को बेचेगा, जिससे वो बहुत ज्यादा अमीर हो गया और उसे बैरन का स्टेटस मिला, मतलब एक नोबल मैन का स्टेटस। और ये सारी जमीन का मालिक है और रोमन डिमिट्री का फादर है, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है जहां पर एक बहुत ही बूढ़ा आदमी ये सारी की सारी कहानी रोमन डिमिट्री को सुना रहा था, लेकिन पीछे एक आदमी खड़ा जो मूंछों वाला था, वो सोचता है यार ये सब कुछ क्यों सुन रहा है, ये बातें तो सबको पता होती है। अब स्टोरी कुछ घंटों पहले की दिखाई जाती है जहां पर यंग मास्टर रोमन डिमिट्री अजीब सवाल पूछने लग जाता है। क्या ये डिमिट्री फैमिली है? क्या मैं उनका सबसे ओल्डेस्ट बेटा हूँ? क्या हम कीरा किंगडम में हैं? और फिर वो मनी मन सोचता है क्या यहाँ पर मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड एग्जिस्ट नहीं करता? और वो मूंछों वाला आदमी सोचता है कि यार ये हमेशा से अजीब था, लेकिन शायद ये कुछ अजीब चीज लेने लगा है। कुछ ऐसी चीजें आई हैं जो कि अमीर बच्चों के बीच में बहुत ज्यादा फेमस है, शायद उसकी वजह से ये ऐसा हो गया है। लेकिन वो मूंछों वाला आदमी रोमन को याद दिलाता है कि लॉरेन फैमिली से एक यंग लेडी यहाँ पर आ रही है जिसके साथ आपका रिश्ता फिक्स हुआ है। लेकिन जब वो ये सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा था, रोमन उसे बीच में इंटरप्ट करता है और कहता है कि रुको, यहाँ पर पूरे एस्टेट में जो भी सबसे बूढ़ा आदमी है उसे मेरे पास लेकर आओ। और इसी टाइम पर रोमन सोच रहा होता है कि इस इंसान ने, रोमन डिमिट्री ने, अपने 25 साल बर्बाद किए हैं। सिर्फ खाता था, पीता था, नशे करता था और उसके बाद बस ऐसे ही फालतू पड़ा रहता था, इसीलिए इसे डिमिट्री फैमिली का ट्रैश कहा जाता है। अब वापस प्रेजेंट में आते हैं जहां पर रोमन को रियलाइज होता है कि वो इस लड़के की बॉडी में आ चुका है। इससे पहले वो एक म्यूरियम वर्ल्ड में था जो कि मार्शल आर्ट्स की दुनिया होती है। वहां पर उसने सब कुछ जीत लिया था, वो दुनिया का राजा था, वो शांति से मरता है, लेकिन किसी तरीके से रोमन डिमिट्री की बॉडी में पहुंच जाता है। अब उसे पता नहीं ये पनिशमेंट थी या फिर उसकी किस्मत। जब रोमन ये सब कुछ सोच ही रहा था, बाहर से बहुत जोर जोर से आवाजें आने लग जाती हैं। ब्लड फैंग नाम का एक गैंग था जो कि एक लड़की को परेशान कर रहा था और उसे बुरी तरीके से पीट रहा था। अब डिमिट्री का सर्वेंट हान बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि ब्लड फैंग एक बहुत ही डेंजरस ग्रुप है। अब हांस कोशिश करता है कि वो रोमन को वहीं पर रोक ले, लेकिन रोमन बहुत ही काम और कंपोज तरीके से उनके पास जाता है। और उन गुंडों का एक लीडर होता है जो कि गंजा होता है और वो रोमन का मजाक उड़ाता है कि नोबल होने से कुछ नहीं होता, तुम्हारी पावर हमारे ऊपर नहीं चलेगी। अब रोमन हांस से पूछता है कि इस जमीन के कानून क्या है, यहाँ के रूल्स बताओ। हांस बहुत ही डरते हुए बताता है कि ये गुंडे गिल्टी हैं क्योंकि उन्होंने एक नोबल यानी आपकी बेइज्जती की है और इसकी सजा मौत हो सकती है। रोमन एक स्टिक उठाता और कहता है कि मैं इन्हें सजा दूंगा। वो गंजा आदमी हंसने लग जाता है और रोमन पर अटैक करता है, लेकिन यहाँ से असली फाइट शुरू होती है। रोमन उसे एक स्टिक से उसके अंदर छेद कर देता है। बाकी गुंडे ये देखकर उस पर अटैक करते हैं, लेकिन रोमन बहुत ही आसानी से उन्हें डॉज करता है और बहुत ही गंदी तरीके से मारता है। और जो उसका सर्वेंट था वो मुच्छड़ हैरान हो जाता है कि भाई मास्टर रोमन ऐसे कैसे लड़ सकते हैं। और रियलिटी ये थी कि रोमन जो कि पिछली दुनिया में कुछ और था, उसने मार्शल आर्ट्स टेक्निक का यूज किया था, ब्रीदिंग टेक्निक्स का यूज किया था अपनी वीक बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। रोमन आखिरी बचे हुए गुंडे को वार्निंग देकर छोड़ देता है और वहां पर अनाउंस करता है कि मेरा नाम है रोमन डिमिट्री, अगर किसी को कोई भी शिकायत है तो मुझे ढूंढ सकता है। जिस लड़के को रोमन ने बचाया था वो उठकर रोमन को थैंक यू बोलता है, लेकिन रोमन उसे कहता है कि मैंने तुम्हें बचाने के लिए सब कुछ नहीं किया है, मैंने रूल्स को फॉलो करने के लिए किया है। अब रोमन उससे पूछता है कि मुझे बताओ तुम गिल्टी थे या नहीं थे, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि तुम्हारे साथ क्या करना है। और वो लड़का अपना नाम केविन बताता है और उसे सारी चीज एक्सप्लेन करता है कि उसकी फैमिली ने खेती करने के लिए ब्लड फैंग से उधार लिया था। वो फसल बेचकर पैसे चुका देते, लेकिन ब्लड फैंग ने जानबूझकर उनकी फसल को जला दिया था ताकि वो ब्लैकमेल करके उसकी बहन को ले जा सके। केविन रोता है कि ये दुनिया कितनी ज्यादा अनफेयर है। रोमन को उसकी आंखों में वही आग दिखाई देती है जो उसने मैड डीमन की आंखों में देखी थी। पुरानी दुनिया में उसका जो साथी होता था वो मैड डीमन। रोमन उसे प्रॉमिस करता है कि वो इस मैटर को हैंडल करेगा और मनी मन वो सोचता है कि हमारी जोड़ी बहुत लंबी जाएगी और हम दोबारा जरूर मिलेंगे। अब सीन शिफ्ट होता है फ्लोरा लॉरेन पर, जो कि कैरेज में बैठी हुई थी और डिमिट्री एस्टेट में आ रही थी। वो इस शादी से बिल्कुल नाखुश थी क्योंकि रोमन की रेपुटेशन बहुत ज्यादा खराब है। कोई इसे इडियट कहता है, कोई ट्रैश कहता है। वो डिसाइड करती है कि वो इस रिश्ते को तोड़ देगी। एक महीने पहले का सीन दिखाया जाता है जहां पर फ्लोरा अपने फादर पर चिल्ला रही होती है कि एक अरेंज मैरिज क्यों फिक्स कर दी, और उसके फादर कहते हैं कि हमारी जमीन बहुत ही घटिया कंडीशन में है क्योंकि इतने टाइम से वॉर चल रही है, हमारे पास पैसे नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है। और फ्लोरा बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड होती है और कहती है कि मेरी शादी ऐसे फिक्स की गई है और वो भी डिमिट्रीज के साथ, जिसमें माइनर्स होते हैं, ब्लैक स्मिथ्स होते हैं, उनके साथ,
और तो और रोमन डिमिट्री के साथ। उसे लोग इडियट और ट्रैश बुलाते हैं। लेकिन उसके फादर कहते हैं कि मैं तुम्हें बस एक ही चीज के लिए माफी मांग सकता हूँ कि मैं इतना ज्यादा लाचार हूँ, मेरे पास और कोई ऑप्शन है भी नहीं। उसके बाद वो डिमिट्री एस्टेट पहुंच जाते हैं, जहां पर वो बस मनी मन सोच रही होती है कि यार किसी और ही बेटे के साथ कर देती जिसका एटलीस्ट कुछ फ्यूचर होता। लेकिन रोमन ने खुद अपने फादर के पास जाकर फ्लोरा लॉरेन का हाथ मांगा था कि उसे उससे शादी करनी है। और जब वो हॉल में आगे आगे जा रही होती है, वो सोच रही होती है कि मैं क्लियर कर दूंगी कि मैं ये शादी नहीं करूंगी, मेरे फादर को चाहे कितनी भी जरूरत हो, लेकिन मैं क्लियर करके जाऊंगी कि मुझे शादी नहीं करनी। और तभी वहां पर रोमन आता है। वो मुड़कर कहती है कि शादी के बारे में भूल जाओ। और रोमन कहता है सही कह रही हो, काफी अच्छा आइडिया है। और फ्लोरा पीछे मुड़कर देखती है, तुमने मना कर दिया? और रोमन कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा बेकार आइडिया होगा कि इतनी अमेजिंग लड़की को मुझ जैसे ट्रैश से शादी करनी पड़े। और फ्लोरा लॉरेन बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, क्या ये सीरियसली बात कर रहा है? और वो कहता है कि कुछ बहुत जरूरी चीज आ गई है, इसीलिए मुझे अपने फादर से बात करनी होगी। लेकिन तभी फ्लोरा उसे बीच में टोकती है कि रुको। लेकिन फ्लोरा उसे रोकती और कहती है कि सुनो, मुझे जहां तक पता है कि ये शादी हो ही इसलिए रही थी क्योंकि तुमने अपने फादर से जाकर भीख मांगी थी कि तुम्हें ये शादी करनी है, और अब तुम बिना किसी हेजिटेशन के मना कर रहे हो। और रोमन उसे कहता है क्या तुम्हें मुझसे शादी करनी है? वो कहती कि नहीं। तो फिर क्यों दिक्कत क्रिएट कर रही हो? अपने घर जाओ, शांति रखो, और तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने लिए लूंगा, तुम्हारे ऊपर कोई भी बात नहीं आएगी। और जाते जाते रोमन कहता है कि मुझे पहले ही इडियट या फिर ट्रैश बोला जाता है, तो अगर रिजेक्टेड भी कहेंगे तो भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और इस टाइम पर फ्लोरा सोचती है कि ये वही इंसान है जिसके बारे में सब लोग बात करते हैं, लेकिन ये बहुत ही काम, कंपोज और नॉर्मल है। अब वो बाहर से सुन रही होती है, जहां पर रोमन और उसके फादर आर्ग्यू कर रहे होते हैं। उसके फादर कहते हैं क्या मतलब है शादी कैंसिल कर दी? तुमने खुद भीख मांगी थी कि तुम्हें उससे शादी करनी है। और रोमन डिमिट्री बहुत ही काम और कंपोज्ड मैनर में उन्हें बताता है कि मैं बस आपको इन्फॉर्म कर रहा हूं क्योंकि मैं लड़की को तो पहले ही बता चुका। और उसे कहते कि हमारी फैमिली का नोबल स्टेटस इंश्योर हो जाता, उसके लिए तुम्हें बस एक छोटा सा काम करना था कि तुम्हें एक सुंदर लड़की से शादी करनी है जो कि नोबल है, और उसके लिए तुमने खुद भीख मांगी थी। तुम बेवकूफ हो, तुम्हें सब पहले से ही ट्रैश और इडियट बुलाते हैं। अब रोमन माफी मांगने लगता है, लेकिन उसके फादर एक कप उठाते और उसके सर में दे मारते और कहते हैं कि तुम्हारी सॉरी से क्या होगा। और उसके फादर कहते हैं कि हम पिछले 6 महीने से कोशिश कर रहे थे कि तुम्हें वॉर जोन में ना भेजा जाए, लेकिन अब हमें तुम्हें बैटलफील्ड पर भेजना ही होगा। अब वो इनएविटेबल है। और मैंने जहां तक सुना है कि तुमने ब्लड फैंग के साथ पंगा लिया था और तो उन्हें पनिश भी किया था। उन्हें इस बात पर यकीन नहीं था, लेकिन वो कंफर्म करना चाहते थे। और रोमन कहते हैं कि हाँ मैंने ऐसा किया था। और वो कहते हैं कि वो ऐसा ग्रुप है जिसके साथ तुम भी पंगा नहीं ले सकते। अब मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा, तुम्हें अपनी दिक्कतों को खुद सोल्व करना होगा। अब उसके फादर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रोमन वहां पर रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, माफी मांगेगा, हेल्प मांगेगा, लेकिन रोमन बस सिंपली कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया हूं, मैं सब कुछ खुद हैंडल कर लूंगा। अब उसके फादर बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि क्या मतलब है तुम्हारा। और रोमन कहता है कि मैंने कहा मैं संभाल लूंगा, मतलब मैं संभाल लूंगा, और मैं तभी वापस आऊंगा जब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब रोमन बाहर आता है और अपना चेहरा साफ करने लग जाता है, और उस टाइम पर एक आवाज आती है, क्या तुम पागल हो? और वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? फ्लोरा उसे वार्न करने की कोशिश करती है कि तुम ब्लड फैंग के अगेंस्ट जा रहे हो, वो नोबल से भी नहीं डरते। वो उसे सजेस्ट करती है कि तुम वापस जाओ, अपने फादर से माफी मांगो ताकि वो सब कुछ सॉल्व कर सके। और रोमन कहता है कि मैं ये सब कुछ क्यों करूंगा। अब वो बोलने ही जाती है, लेकिन रोमन बीच में उसे रोकता है और कहता है कि मिस फ्लोरा शायद आपको आपकी जगह नहीं पता है, मैंने आपसे एडवाइस नहीं मांगी है और आप यहाँ से जा सकती हैं। अब हमें थोड़ी देर पहले का सीन बताया जाता है जहाँ पर हान बहुत सारा परफ्यूम लगा रहा था रोमन को, वो भी इसलिए ताकि वो ब्लड की स्मेल को छुपा सके, जो कि थोड़ी देर पहले फाइट से आई थी। और वो बहुत ही टाइट कपड़े पहना रहा था, और हान उसे बताता है कि यही एक प्रॉपर तरीका है रिस्पेक्ट शो करने का। और रोमन सोचता है कि यार इस लड़की ने कभी मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया है, बदतमीजी नहीं की है, तो मैं भी रिस्पेक्ट शो करूंगा। लेकिन अब प्रेजेंट में रोमन को पता चलता है कि इसका कभी इरादा था ही नहीं उसे रिस्पेक्ट शो करने का या फिर कुछ अच्छा कहने का। तो रोमन ने जो कुछ भी सोचा था कि मैं कम से कम बदतमीजी करूंगा, कम से कम ऑफेंस के साथ उसे रिश्ता मना कर दूंगा, अब वो कहता है कि दफा हो जाओ। और उसे बताता है कि मेरे पर्सपेक्टिव से तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट हो, और कहता है कि तुम अब कंसर्न दिखा रही हो, लेकिन जब तुम रिश्ते को मना करने के लिए आई थी तब तुमने बिल्कुल भी कंसीडर नहीं किया था कि मेरी बैक स्टोरी क्या हो सकती है, मैं क्या कर रहा हूँ, कैसा इंसान हूँ। और जब मैंने कहा कि मैं अपने फादर को ये कहूंगा कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ, तब तुम एंग्शियस हो रही थी और तुम अपने आप को एक अच्छा इंसान दिखाना चाहती हो मुझे इस सिचुएशन में डालने के बाद। उसके बाद रात हो जाती है और एक औरत आदमी को कह रही होती कि पीना बंद करो, और ये और कोई नहीं बल्कि
कि रोमन की मदर हैना थी। उसके फादर को कह रही थी कि पीना बंद करो, लेकिन उसके फादर बताते हैं कि आज मैंने दोबारा से रोमन के ऊपर हाथ उठा दिया था। मैंने प्रॉमिस किया था कि नोबल बनने के बाद मैं कभी भी रोमन को नहीं मारूंगा। वो कहती है कोई बात नहीं, हमारे बच्चे बड़े हो चुके हैं, वो हेल्दी हैं, वो सब कुछ हैंडल कर सकते हैं। लेकिन वो सोचता है कि यार रोमन ऐसा क्यों है? वही एक इकलौता इंसान है जो बुरे टाइम में हमारे साथ उन चीजों से सफर करके बाहर आया था। उसे सबसे ज्यादा डिसिप्लिन होना चाहिए था। और रोमन की मदर उसके फादर को कहती हैं कि शायद हमने एज अ पेरेंट्स बहुत सारी गलतियां की होंगी, लेकिन वो इंसान होने का एक पार्ट होती हैं और हम ही वो लोग हैं जो उसकी गलतियों को ठीक कर सकते हैं, उसके बिहेवियर को ठीक कर सकते हैं। और उसकी मदर कहती है कि आई एम श्योर कि जिस रोमेरो को मैं जानती थी वो हमारे बेटे को जरूर हेल्प करेगा सही रास्ते जाने पर। और उसके फादर कहते हैं क्या तुम ब्लड फैंग इंसिडेंट की बात कर रही हो? और उसे कहती है कि आपको कैप्टन जॉनथन से बात करनी चाहिए। वो कैप्टन जॉनथन को वहां पर बुलाते हैं और उसके बाद सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां पर रोमन डिमिट्री बिल्कुल बाजार के बीचों बीच घूम रहा था और हान जो कि वो मुच्छड़ था वो कहता है कि यहाँ पर घूमना बंद करिए। ब्लड फैंग के साथ कल ही इंसिडेंट हुआ है और आज अगर वो आपको यहाँ पर देखेंगे तो अटैक करने की कोशिश जरूर करेंगे। और रोमन उससे एक बात पूछता है कि मुझे ये बताओ तुम्हें क्या लगता है कि ब्लड फैंग जैसे आदमी इतने ताकतवर कैसे बन गए और कब बन गए? वो कहता है कि मुझे नहीं पता। और रोमन एक्सप्लेन करता है कि वॉर के टाइम पर फेम फियर को जनरेट करती है। जितनी ज्यादा आपकी फेम होगी उतना ही लोगों के मन में डर होगा, और जितना लोगों के मन में डर होगा उतनी ही आपकी ज्यादा पावर होगी। अब हान उससे पूछता है तो क्या आप कहना चाहते हैं कि ब्लड फैंग ताकतवर नहीं है, वो कमजोर है? और रोमन कहता है कि वो उतना ही ताकतवर है जितना वो मेरे अंदर डर डाल सकते हैं, और उतने ही कमजोर है जितना मैं बहादुर हूँ। उसके बाद वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर बहुत ही टेस्टी खाना आता है जो कि उन्होंने ही ऑर्डर किया था, और वहां पर वो बैठकर खाने लगते हैं। लेकिन रोमन अचानक उठता है और कहता है कि आप यहाँ पर रहिए, मैं आगे जाकर इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करता हूँ, लेकिन आपका मेरे साथ आना बहुत ज्यादा खतरे वाली चीज होगी, तो आप यहीं पर रहिए। लेकिन हान कहते हैं कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, चाहे कितना भी खतरा हो मैं आपके साथ ही रहूंगा। और रोमन उससे पूछता है कि आप सच में मुझे इतना रिस्पेक्ट करते हैं और मुझे फॉलो करने के लिए तैयार हैं? और वो कहते हैं कि हाँ। तो रोमन कहता है कि ठीक है, मैं आप जैसे वैल्यूएबल इंसान को ऐसे ही लूज नहीं कर सकता, मैं अभी 2 मिनट में वापस आता हूँ। अब हान के पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि उनको फॉलो करे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अभी वो 2 मिनट में आ रहे हैं। और हान रोमन के वर्ड सुनकर बहुत ज्यादा इमोशनली मूव हो जाता है, लेकिन वो डिसाइड करते हैं कि अभी इन सारी चीजों पर फोकस करने का टाइम नहीं है। उसे जल्दी से जाकर गार्ड्स को या फिर कैप्टन जॉनथन को बताना होगा ताकि वो रोमन को बचा सके। अब रोमन शहर के बीचों बीच घूम रहा था और उसे पिछले कुछ दिनों में पता चला था कि ब्लड फैंग उतना ताकतवर नहीं है जितना वो अपने आप को दिखाते हैं। लेकिन दिक्कत ये थी कि वो बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप्स में ऑपरेट करते हैं, तो उन्हें एक बार में खत्म करना या फिर उनके लीडर तक पहुंचना आसान नहीं था। अब ब्लड फैंग अपने दुश्मनों को पब्लिकली एग्जीक्यूट करते हैं और रोमन उनका दुश्मन बन चुका है, तो उसे बस करना ये है कि बाजार में घूमना है। और आज यहाँ पर किसी वजह से सिक्योरिटी भी कम है क्योंकि एक फंक्शन चल रहा है, तो आज ब्लड फैंग के लिए परफेक्ट अपॉर्चुनिटी होगी रोमन डिमिट्री को खत्म करने के लिए। इसीलिए वो यहाँ वहां जाता है। जब वो एक गली में जाता है तो पीछे से आवाज आती है रोमन डिमिट्री, और अपना हथियार के साथ उस पर अटैक करता है और कहता है कि ये तुम्हारी सजा है ब्लड फैंग के साथ इन्वॉल्व होने के लिए। उसके बाद कोई जाता है और कैप्टन जॉनथन को आवाज लगाता है। ये और कोई नहीं बल्कि हान है, और वो बहुत ज्यादा हाफ रहा था। अब कैप्टन जॉनथन उससे पूछते क्या हुआ, और वो बताता है कि आपको रोमन को बचाना होगा, वो बहुत बड़े खतरे में है, ब्लड फैंग उसके पीछे लगे हुए हैं। और बल्कि दूसरी तरफ रोमन ने बहुत आसानी से ब्लड फैंग को संभाल लिया था। रोमन ने उसका हाथ पकड़ा, उसके पेट में कोहनी मारी, जिसकी वजह से उसका हथियार नीचे गिर गया और वो अब रोमन ले लेता है और उसी के अंदर डाल देता है। अब वहां पर बहुत सारी लाल बूंदे गिरती हैं, मतलब तुम समझ जाओ। और बाकी जो 2 गुंडे थे वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाते ये क्या हो रहा है। जिस रोमन डिमिट्री के बारे में हमने सुना था वो तो बहुत अलग था। अब रोमन उन्हें कहता है कि वहां पर क्या कर रहे हो, यहाँ पर आओ एक साथ लड़ते हैं। अब हांस वहां पर कैप्टन जॉनथन को सारे सोल्जर्स को सारी बातें बताए थे, लेकिन वो हंसने लग जाते कि इस बात का कोई सेंस नहीं बनता कि रोमन वहां पर जाएगा और ब्लड फैंग से लड़ेगा। और हांस उसे बताते कि मजाक की बात नहीं है, वो सच में ब्लड फैंग से लड़ने के लिए गए हैं। उसके बाद वहां पर कैप्टन जॉनथन सीरियस होते हैं और उन्हें रोमेरो डिमिट्री की बात याद आती है। उन्होंने कहा था कि उन्हें रोमन की हेल्प करनी होगी ब्लड फैंग से लड़ने के लिए। उन्हें लगता है कि अभी भी सच नहीं है, लेकिन तब भी यंग मास्टर को नुकसान होने नहीं दे सकते। अब वो सोचता है कि आखिरकार रोमन वहां पर क्यों गया है, उसे तलवार पकड़नी तक नहीं आती, लेकिन वो बहुत ज्यादा गुस्सा होगा अगर रोमन ने सच में ऐसा कुछ किया होगा। लेकिन दूसरी तरफ उनकी तो हालत खराब हो रखी थी। ब्लड फैंग के मेंबर सोच रहे थे कि भाई हम कहां फंस गए। रोमन एक के पेट में वही हथियार घुसा देता है, एक टकला आता है उसके पेट में लात मारता है और वो दूर जाकर गिरता है। और वो टकला बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है कि तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। जैसे ही ब्लड फैंग के लीडर्स को पता चलेगा कि तुमने उनके 2 मेंबर्स को मार दिया है वो बहुत गुस्सा होंगे। लेकिन
रोमन कहता है 2 को मार दिया है, तुम्हें रियलाइज नहीं हुआ क्या 3 मरने वाले हैं, तू भी उसमें से एक है। उसके बाद उस टकले की थाई पर एक हल्का सा कट लगाता और कहता है कि जल्दी बता वरना तेरे साथ इससे भी ज्यादा बुरा होगा। सबसे पहला सवाल, तुम्हारा लीडर कौन है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है उसी बार में जहाँ पर रोमन थोड़ी देर पहले था। वहाँ पर सब लोग रोमन की तरफ देखने लग जाते कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। वो बारटेंडर के पास जाता और कहता है मुझे एक टीयर ऑफ द डॉन दो। अब ये एक सीक्रेट पासकोड था और बाकी सब सोचते हैं कि ये इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है। बारटेंडर कहता है कि हम ऐसी कोई भी ड्रिंक सर्व नहीं करते हैं और उससे पूछता है क्या तुम्हें और कुछ चाहिए। और रोमन कहता है कि तो तुम्हारे पास जो भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रिंक हो वो दे दो, क्योंकि मैंने सुबह सुबह कुछ चीज हैंडल की है और अब मेरा थोड़ा सा एंजॉय करने का मन है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो टकला सब कुछ एक्सप्लेन करता है कि सारी चीजें शुरू होती हैं शहर के बीचों बीच जो बार है, वहां पर ड्यू ऑफ द डॉन से उनको सारे ये सारे मिशंस मिलते हैं। बस हमें करना ये होता था कि बारटेंडर के पास जाकर ये स्पेशल कोड बताना होता था। और अब हमें बार का सीन दिखाया जाता है। जब रोमन ये पास कोड कहता है तो सब लोग बिल्कुल शांत हो जाते हैं, खाना पीना रोक देते हैं और रोमन की तरफ देखने लगते हैं। अब सबको पता चल चुका था यहाँ पर कुछ होने वाला है। इससे पहले कि बारटेंडर ऑर्डर दे पाता कि इसे मार दो, रोमन कुछ उठाता और उसके मुंह में देकर मारता है। वो उठते ही है उसे मारने के लिए, लेकिन रोमन एक को बाहर फेंक कर मारता है, एक दो को और मारता है, एक का गला पकड़कर कहता है कि हाँ बताओ तुम्हारा लीडर कहाँ मिलेगा। और पलक झपकते ही डिमिट्री फैमिली के ट्रैश ने 3 लोगों को मजा चखा दिया था। अब म्यूरिम वर्ल्ड में जहाँ पर मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड होता है, वहां पर तुम ब्रीदिंग टेक्निक से अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो और यही वहां की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक होती है जो रोमन डिमिट्री अभी यूज कर रहा है। हालांकि रोमन अभी उस लेवल पर नहीं पहुंचा है जहां पर वो अपनी पिछली जिंदगी में होता था, लेकिन उसने अपनी बॉडी को इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया है कि ये आदमी उसके सामने कुछ नहीं है। इस टाइम पर उस बारटेंडर की आंखें खुल गई थी। वो उठता है देखने के लिए कि हो क्या रहा है और उस टाइम पर रोमन कहता है कि तुम बिल्कुल सही टाइम पर जागे हो। मुझे पता था कि उन आदमियों को तुमने ही भेजा था अटैक करने के लिए और अब जब टाइम आ चुका है तो मुझे तुमसे कुछ सवाल करने हैं। उसके बाद वहां पर जोनाथन पहुंचता है और वो सोचता है क्या ये सच में यंग मास्टर रोमन डिमिट्री ने किया है। उसके बाद एक सोल्जर्स ऊपर जाता है, वहां पर वो बताता है कि यंग मास्टर इस टाइम पर लॉरेंस एस्टेट गए हैं, वही एस्टेट जहां से वो प्रिंसेस आई थी। अब कैप्टन जोनाथन पूछते हैं कि वो वहां पर क्यों गया है और वो कहता है कि हमें जहां तक इन्फॉर्मेशन मिली है कि ब्लड फैंग का लीडर वहीं पर रहता है और वो उसे ही मारने के लिए गया है। उसके बाद हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है कि उस गंजे ने ये सारी इन्फॉर्मेशन इतनी आसानी से नहीं दी थी। वहां पर रोमन उसे कहता है कि देख जल्दी इन्फॉर्मेशन बता दे कि तेरा कहां पर है, वरना थोड़ी देर में तेरे पास उंगलियां भी नहीं बचेंगी। और वो गंजा कहता है कि मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ नहीं है और तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन ब्लड फैंग बदला जरूर लेगा। और डिमिट्री कहता है कि अब ये बात हुई ना, मुझे ऐसे इंसान बहुत पसंद है जो कि जवाब देने से पहले मैक्सिमम रेजिस्टेंस दिखाते हैं कि हम कुछ नहीं बताएंगे। और वो टकला कहता है कि तुम्हारी ये सारी बातें वेस्ट है, तुम मुझे मार सकते हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। रोमन कहता है कि चलो टेस्ट करते हैं, क्या तुम सच में इतने ही डिटरमिन्ड हो कि तुम कुछ नहीं बताओगे, तुम ब्लड फैंग के लिए इतने लॉयल हो। वो पास जाता है और एक फोटो फ्रेम उठाकर लेकर आता है और उससे पूछता है कि जरा ये बताओ ये तुम्हारे साथ कौन है। वो टकला कहता है कि ये कोई नहीं है। तो रोमन कहता है कि तो क्या होगा अगर मैं वहां पर जाऊं, इस लड़के को ढूंढ लूं और गलती से ये मर जाए। तो गंजा कहता है कि ये मेरा बेटा नहीं है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रोमन कहता है कि नहीं यार तेरा ही बेटा है, देख बिल्कुल तेरे जैसा ही दिखता है। और तब वो गंजा क्रैक होता है और कहता है कि तुम एक नोबल हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फैमिली को यूज करने की। तुम्हारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन यही तो करती है, लोगों को डराती है, धमकाती है, फैमिली को यूज करती है, चीप ट्रिक्स प्ले करती है और उसके बाद उनसे जो चाहे वो करवाती है। तो मैं भी तो वही कर रहा हूँ। और वो टकला कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें लीडर के बारे में पता है या नहीं पता है, ब्लड फैंग तब भी तुम्हें आकर मारेंगे जरूर। रोमन उसे कहता है कि अपनी जुबान चलाने से पहले सोच लो कि तुम किस इंसान के ऊपर बेट करना चाहोगी, एक नोबल जो कि यहाँ के एस्टेट का जो लीडर है उसका बेटा है, या फिर एक इलीगल गैंग के लिए। और मैं अपने नाम की कसम खाता हूं अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं उस लड़के को जरूर ढूंढूंगा। तो मैं तुम्हें एक आखिरी चांस दे रहा हूँ, जल्दी बताओ। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है गली में बने हुए घर में। ब्लड फैंग के कुछ मेंबर्स वहां पर शॉक थे और बता रहे थे कि एक अकेले आदमी ने यानी कि रोमन डिमिट्री ने अकेले ही शहर के बीच वाली पूरी डिवीजन को खत्म कर दिया है। अब वहां पर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था जो कि थोड़ा थोड़ा वुल्वरीन जैसा लग रहा था और वो कहते कि उसे उम्मीद नहीं थी कि एक ऐसा लड़का जो कि स्पोर्ट्समैन अकेडमी से रिजेक्ट हो चुका है वो
इतना कुछ करने की हिम्मत कर सकता है। और वो बूढ़ा आदमी डिसाइड करता है कि रोमन अभी अकेला वापस जा रहा है, तो डिमिट्री नाइट्स के आने से पहले उसे मार दिया जाए और उसकी बॉडी को शहर के बीचों बीच लटका दिया जाए ताकि ब्लड फैंग का खौफ दोबारा से कायम हो सके। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है लॉरेन कैसल पर। वहां पर एल्डर्स की एक मीटिंग चल रही है। पता चलता है कि बार्को फैमिली ने बहुत ही ज्यादा पैसे लिए हुए हैं, उन पर बहुत ज्यादा कर्ज है, जिसका मतलब ये है कि वो वॉर पर जा रहे हैं। और लॉरेन फैमिली के पास ऐसी जमीन है जो बहुत ज्यादा फर्टाइल है, वहां पर खेती की जा सकती है और लॉरेन फैमिली उसे लूज करना नहीं चाहती। वो ब्लॉन्ड आदमी कहता है कि वॉर तो आने ही वाली है, वो होकर ही रहेगी, तो हमें डिमिट्री फैमिली की वेल्थ और उनके टॉप नॉच वेपन्स की जरूरत होगी ही होगी। इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी फ्लोरा की शादी रोमन से फिक्स की है। फ्लोरा के फादर लॉर्ड फ्लोरेंस कहते हैं कि और कोई रीजन नहीं है कि मैंने अपनी बेटी की शादी उस इडियट से फिक्स की थी। और बाहर खड़ी हुई फ्लोरा टूट जाती है। वो सोचती है कि मैं अपने फादर को कैसे बताऊं कि मैंने वो शादी पहले ही तोड़ दी है, लेकिन तब भी इतने क्रूशियल सिचुएशन के बाद भी वो डिसाइड करती है कि वो अपनी फीलिंग्स को नहीं मारेगी और वो उस लड़के से शादी नहीं करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सब कुछ तबाह हो जाए, चाहे फैमिली का फ्यूचर कुछ भी हो, मैं नहीं करूंगी। तभी वहां पर एक सोल्जर्स भागता हुआ आता है लॉर्ड को बुलाने के लिए कि एक बहुत बड़ी इमरजेंसी है। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि कैप्टन जॉनथन लॉर्न टेरिटरी में आकर गेट पर खड़े थे और वो कहते कि गधे के बच्चे जल्दी दरवाजा खोल, अगर अंदर यंग मास्टर रोमन डिमिट्री को कुछ हो गया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। लेकिन वहां पर खड़ा हुआ गार्ड कहता है कि तुम्हें प्रॉपर प्रोसीजर से आना होगा, लेकिन कैप्टन जॉनथन कहते हैं कि खोल इसे। तभी वहां पर एक और सोल्जर आता है और कहता है कि हम यहाँ पर अभी एक और केओस हैंडल कर रहे हैं। लॉरेंस स्क्वायर, जो कि मतलब पूरे शहर का स्क्वायर होता था, सेंटर पार्ट, वहां पर केओस मचा हुआ है और कैप्टन जॉनथन को लगता है कि ये बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, हो सकता है वहां पर रोमन के साथ ही कुछ हो रहा हो। इसीलिए वो कहता है कि दरवाजा खोल वरना तोड़कर अंदर आ जाऊंगा। वहां पर कोई तो लटका हुआ था और लोग सोच रहे थे क्या हमें बीच में आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है रोमन डिमिट्री, जो कि उस वुल्फ फैंग के लीडर को पकड़कर घसीटते हुए लेकर आ रहा था। थोड़ी देर पहले ये सब बिलीव कर रहे थे यार एक नोबल को संभालने में कितनी ही दिक्कत होगी, सबके पास हथियार थे, सब लोग तैयार थे। लेकिन जैसे ही रोमन वहां पर आता है उनके लीडर को पता चल जाता है कि भाई आज तो मैं गया, क्योंकि एक ही सेकंड में वो सब के सब खत्म हो जाते हैं। और रोमन के हाथ पैर पकड़ लेता है कि मैं तुम्हारा कुत्ता बनकर रहूंगा, बस मुझे मारना मत। लेकिन रोमन उसकी एक बात नहीं सुनता, उसे घसीटते हुए लेकर आता और शहर के बीचों बीच पटक देता है और कहता है कि अगर तुझे कुत्ता ही बनना था तो अपने पंजे दिखाने से पहले बनना था। और उसके बाद वो सबके सामने अनाउंस करता है कि ये है ब्लड फैंग का लीडर जो आज से पहले हर किसी को परेशान करते थे। अब सब लोगों को पता था कि ये किस तरह का इंसान था, घटिया घिनौना इंसान था, डिमिट्री फैमिली को हमेशा ब्लैकमेल करता था, परेशान करता था। और वो अनाउंस करता है कि आज से यहाँ पर ब्लड फैंग खत्म होता है, उसका टेरर खत्म होता है, उसके जितने भी लोग हैं सब के सब मारे जाएंगे, उन सब का यही हाल होगा। और उसके बाद वहां पर वो अपने पैर से ऐसा कुछ करता है जो डिस्क्राइब करना मुश्किल है और यूट्यूब के लिए फेयर भी नहीं होगा। तो कैप्टन जॉनथन वहां पर आता है जो कि एक सीजन्ड वॉरियर है, उसे पता है कि वॉर में क्या होता है, वो भी ये सब कुछ देखकर हैरान था। उसके बाद हमें दोबारा से मीटिंग का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक सोल्जर आकर ये सब कुछ बता रहा था और वहां पर वो पूछते क्या ये सच में हो गया है, और वो बताता है कि हाँ मैंने रोमन डिमिट्री को यहाँ पर आने की परमिशन इसलिए दी थी क्योंकि वो यहाँ के प्रिंसेस फ्लोरा का होने वाला पति है, तो मैंने ज्यादा शक नहीं किया। उसके आधे घंटे बाद वो आता है, एक आदमी को घसीटते हुए शहर के बीचों बीच लाता और बताता है कि ये ब्लड फैंग का लीडर है। और सब लोग हैरान हो जाते क्या ये सच में हो सकता है, क्या ये काम रोमन डिमिट्री कर सकता है जो कि डिमिट्री फैमिली का लूजर था। लेकिन वहां पर एक चश्मे वाला आदमी कहता है कि लॉर्ड की परमिशन के बिना यहाँ पर किसी को सजा देना वो उसकी अथॉरिटी है ही नहीं, वो कैसे कर सकता है। लेकिन जो फ्लोरा लॉरेन के फादर थे, लॉरेन एस्टेट के लॉर्ड थे, वो कहते हैं कि मुझे अभी इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। वो इस चीज के बारे में ज्यादा सोच रहे थे कि उनके सन इन लॉ ने अकेले ही ब्लड फैंग के पूरे ग्रुप को तबाह कर दिया था और ये कितनी कमाल की बात थी। उसके बाद वो कहते हैं कि रोमन डिमिट्री को यहाँ पर बुलाया जाए क्योंकि वो उससे खुद बात करना चाहते हैं। उसके थोड़ी देर बाद वहां पर रोमन डिमिट्री आता है, उसके साथ साथ कैप्टन जॉनथन था और वो सोल्जर था जिसने रोमन को यहाँ पर आने की परमिशन दी थी। और फ्लोरा के फादर को लगता है कि रोमन डिमिट्री ब्लड फैंग को इसीलिए हरा पाया क्योंकि उसके साथ कैप्टन जॉनथन था जो कि एक रेनाउंड नाइट था, उसे सब लोग जानते थे। अब फ्लोरा के फादर वहां पर सारी फॉर्मेलिटीज को स्किप करते और कहते कि तुमने ऐसी इतनी वायलेंट चीज क्यों की है। और उसके बाद रोमन बताता है थोड़े दिन पहले ब्लड फैंग के एक मेंबर ने बहुत ही घटिया क्राइम किया था, उसके बाद मैंने वहां पर जितने भी ब्लड फैंग के मेंबर से सबको सजा दी थी। बाहर से
फ्लोरा अभी भी सुनने की कोशिश कर रही थी कि अंदर चल क्या रहा है। फ्लोरा बाहर एक गार्ड को बुलाती है और कहती है क्या तुम सच में अभी रोमन डिमिट्री को अंदर लेकर गए थे? और वो कहता है कि हाँ। वो पूछती है कि वहां पर चल क्या रहा है और वो कहता है कि शायद आपको सबसे लास्ट में पता चलेगा, जिससे वो और ज्यादा चिंता में हो जाती है। उसके बाद रोमन सारी स्टोरी बताता है क्यों वो वहां पर क्यों गया था, कैसे गया था। लेकिन उसके बाद वहां पर लॉरेन एस्टेट के लीडर वो ब्लोंड आदमी पूछता है कि तुम्हारे पास अथॉरिटी नहीं थी उसे पनिश करने की, उसे सजा देने की। रोमन अग्री करता है, लेकिन उसके साथ साथ वो ये भी कहता है कि मुझे डाउट है कि आप में से कोई भी ये काम कर सकता था। मुझे आपकी एबिलिटी पर बहुत ज्यादा शक था, क्योंकि ब्लड फैंग बहुत टाइम से ऑपरेट कर रहा था, सारे सिटीजन्स को परेशान करता था, घटिया क्राइम करता है, लेकिन आज तक आपने ऐसा कुछ नहीं किया था। अगर आप ऐसा कर सकते तो आज से पहले ही कर चुके होते, इसीलिए मैंने सारे मामले को अपने हाथ में ले लिया था। और रोमन की तरफ से कैप्टन जोनाथन और उनकी तरफ से वो चश्मे वाला आदमी दोनों ही शॉक हो जाते कि अभी अभी इसने क्या कहा। और रोमन कहता है कि मुझे लगा था कि मुझे यहाँ पर तारीफ के लिए बुलाया जाएगा। और उसके बाद रोमन कहता है तो आप बताइए क्या मैंने सच में कोई गलत काम किया है? और बैरन लॉरेन जो कि वहां के लीडर थे, वो ब्लॉन्ड आदमी, वो कहता है कि हमें पता था कि वो एक बुरा सिटीजन है, लेकिन हमें कभी नहीं पता था कि वो ब्लड फैंग का लीडर है। और वो कहते हैं कि ठीक है, तुमने अच्छा ही किया उसे हरा दिया, क्योंकि हमें पता नहीं था कि वो ब्लड फैंग का लीडर है। उसके बाद वो वहां से जाने के लिए कहते हैं। रोमन वहां से जाता और उस पूरे रूम में बिल्कुल शांति थी। तभी वहां पर फ्लोरा के फादर हंसने लग जाते हैं और उनका सर्वेंट सोचता है कि यार क्या लॉर्ड को क्या हो गया है, क्या वो पागल हो गए हैं? लेकिन वो हंसते हुए कहते मैंने कभी नहीं सोचा था कि असली रोमन डिमिट्री ये है। लेकिन उसका सर्वेंट कहता है कि हम ऐसी चीजों को अनपनिश जाने नहीं दे सकते। लेकिन वो कहते हैं कि वैसे भी ये हमारा सन इन लॉ बनने वाला है, फ्लोरा लॉरेन की इससे शादी होगी और ऐसा करेजियस आदमी ही कुछ बड़ा कर सकता है, तो मैं इस चीज से बहुत खुश हूँ। उसके बाद वो अपनी बेटी को वहां पर बुलाते हैं ताकि उससे सारी चीजें डिस्कस कर सके। उसके बाद जब वो वापस जा रहे थे वहां पर कैप्टन जॉनसन कहते हैं कि तुम्हें सारी बातें बतानी नहीं चाहिए थी। लेकिन रोमन कहता है कि मैंने उन्हें सिर्फ उतना बताया था कि उनकी सिचुएशन की वजह से, यानी उनकी नेग्लिजेंस की वजह से ये सिचुएशन एस्केलेट हुई थी और ज्यादा बुरी हो गई थी। मैंने तो बस उसे ठीक किया है। और अभी तक उन्हें ये भी नहीं पता था कि उनकी बेटी शादी के लिए मना कर चुकी है, मैं भी शादी के लिए मना कर चुका हूँ और वो कभी भी अपने फ्यूचर सन इन लॉ को पनिश तो नहीं करेंगे। और तब जोनाथन को रियलाइज होता है कि रोमन ने पहले से ही ये सब कुछ प्लान कर लिया था। और वो सोचता है कि आखिरकार ये है कौन? ये वो रोमन डिमिट्री तो नहीं है जिसे मैं जानता था, जिसे मैंने बचपन से देखा था औरत और नशे में। और इसी सेम टाइम पर जब कैप्टन जोनाथन ये सोच रहे थे कि आखिर ये है कौन, ये रोमन डिमिट्री नहीं है, उसी टाइम पर रोमन के दिमाग में एक आवाज आती है, उसका पुराना नाम चिल्लाया जाता है और वो आवाज उसे बता रही थी तुम सेलेस्टियल डीमन के बेटे हो, तुम्हें अपने आप को प्रूव करना होगा, तुम्हें क्वालिफाई करना होगा मुझे सक्सीड करने के लिए, तुम्हें हंगर, कोल्ड ग्राउंड, रूथलेसनेस का सामना करना होगा। और हाँ, अगर तुम नहीं कर पाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं दूसरा बेटा पैदा कर सकता हूँ। अपने आप को साबित करने का बस एक ही तरीका है, बाकी सब के ऊपर राज करो। लेकिन जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था, वहां पर एक मोटा सा लड़का आता है और उसे मारना शुरू कर देता है। और वो मोटा सा लड़का कहता है कि अरे मुझे तो लगा था कि तू सेलेस्टियल डीमन का बेटा है, तू ताकतवर होगा, लेकिन तू तो बस कमजोर है। वो दोबारा उठता है, लेकिन वो मोटा लड़का दोबारा से उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारता है और वो नीचे गिर जाता है। और बाकी सारे बच्चे इसी से दूर रहते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हम इसमें जाकर क्या ही करेंगे। अब दोबारा से हमें प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है, जहां पर वो रोमन डिमिट्री की बॉडी में और इस टाइम पर शावर ले रहा था। और वो सोचता है कि यार मेरी बॉडी कितनी ज्यादा कमजोर हो चुकी है, और वो भी बस छोटे से काम को करने के बाद। लेकिन ये बात भी सच थी कि इस दुनिया में उठने के बाद उसने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया था। ब्लड फैंग को हराने के लिए उसे सबको मारना पड़ा जो भी उसके रास्ते में आ रहा था, और फिर उसे यकीन होता है कि मैं आज भी वही इंसान हूँ जो अपनी पिछली जिंदगी में था। मेरे रास्ते में कोई भी आएगा मैं उसे मार दूंगा, और उसे इस चीज का कोई भी रिग्रेट नहीं है। उसने ऐसी ही जिंदगी हमेशा से जी है और आगे भी ऐसे ही जिएगा। लेकिन बस दिक्कत एक थी कि बाहर जाना और ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है, क्योंकि वो कंप्लीटली इस दुनिया को अभी तक समझ नहीं पाया है और उसकी प्रीवियस स्ट्रेंथ अब बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। तो अब उसे फ्यूचर में कैसे एक्ट करना है वो बहुत ही केयरफुली सोचना होगा। तभी दरवाजे के बाहर से एक आवाज आती है और कहते हैं, मतलब उसके फादर उससे मिलना चाहते हैं। थोड़ी देर बाद वो वहां पर पहुंच जाता है, और उससे पहले रोमेरो वहां पर जोनाथन से पूछ रहा था क्या सच में रोमन ने ये सब कुछ किया है, क्या उसने अकेले ब्लड फैंग को हराया? और वो कहते हैं कि हाँ, और रोमन बहुत ज्यादा बदल गया है। रोमेरो अभी बहुत ज्यादा क्यूरियस होता है, स्पेक्टिकल होता है कि क्या वो बदला है या फिर सिर्फ कुछ और ही चीज बदली है। लेकिन जोनाथन कहता है कि वो सच में बदल चुका है, वो पहले जैसा इंसान नहीं रहा है। और रोमेरो एडमिट करता है कि रोमन हमेशा से उसका सबसे बड़ी दिक्कत रहा है, क्योंकि बचपन में वही एक इकलौता बच्चा था जो उसकी हार्डशिप्स को देख पाता था।
इसीलिए उसके फादर ने उसे सब कुछ दिया ताकि लोग उसे गरीब ना कहें। एक बार वो मेहनत कर रहे थे और रोमन उनके पास आता है और उन्हें एक टॉफी देता है। वो कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो? रोमन कहता है कि मैं ये आपको देने के लिए आया हूँ ताकि आप जल्दी से काम करें, आपको एनर्जी मिले और आप जल्दी घर आ जाएं। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि उसे इतना लाड प्यार करने से वो इतना बिगड़ जाएगा। और अब जब कैप्टन जॉनसन ये बता रहे हैं कि उसने अकेले ब्लड फैंग को हरा दिया है तो उनके मन में एक उम्मीद तो जागी है। उसके बाद रोमन बाहर आता है और अंदर आने के लिए परमिशन मांगता है और इस टाइम पर उसके फादर सोच रहे थे चाहे इसने ब्लड फैंग को कैसे भी हराया हो, एटलीस्ट उसने ये अचीव कर लिया है जो कि आज तक कोई नहीं कर पाया था, और अगर उसने सच में ये किया है तो मैं उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। अब उसके फादर उससे पूछते कि मैंने सुना है तुमने ब्लड फैंग को हरा दिया है, क्या ये बात सच है? रोमन अपने फादर की तरफ देखता है और उसकी आंखों में उससे थोड़ा शक और उम्मीद दोनों दिखाई दे रही थी। और रोमन को यह भी पता था कि अगर वो सच बता देता है तो लोग उसे बिल्कुल ही अलग तरीके से देखना शुरू कर देंगे। लेकिन दिक्कत ये थी कि आपसे लोग जितना एक्सपेक्ट करते हैं अगर आप उससे ज्यादा कर देते हैं तो उसके कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंस जरूर होते हैं। अगर वो अभी झूठ बोल देता है तो शायद उसके पास ज्यादा टाइम होगा अपने आप को, अपनी बॉडी को, अपनी टेक्निक को डेवलप करने का और इस दुनिया को अच्छे से समझने का। उसके बाद उसे अपना पास्ट याद आता है जहां पर वो मोटा लड़का भी उसे मार रहा था। वो एक पत्थर उठाकर उसके सर में मारता है, फिर दोबारा से एक अलग पत्थर उठाकर उसे खत्म कर देता है। उसके बाद से सारे बच्चे उसे डरने लग जाते हैं और वो वहां का लीडर बन जाता है। अब वो दोबारा से प्रेजेंट में आता है और सोच समझ कर कहता है कि हाँ, ब्लड फैंग को मैंने ही हराया था, क्योंकि रोमन और उसके पास सेल्फ दोनों को ये बर्दाश्त नहीं था कि कोई उन्हें कम समझे। वो अपनी एरोगेंस को, अपनी ईगो को रोक नहीं सकते। उसके थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि उसी सिटी के ट्रेनिंग ग्राउंड में जहां पर सारे लोग प्रैक्टिस कर रहे थे वहां पर कोई कहता है कि सब लोग रुक जाओ, रिस्पेक्ट शो करो, यहाँ के लॉर्ड आए हैं। और वहां पर रोमेरो, कैप्टन जॉनथन, रोमन, डिमिट्री तीनों ही वहां पर आए थे। अब सब लोग वहां पर उन्हें बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन वहां पर एक ग्रीन कपड़ों में ब्लॉन्ड लड़का था जो सोचता है कि रोमन डिमिट्री यहाँ पर क्या कर रहा है। और वहां पर कैप्टन जॉनथन अनाउंस करते हैं कि वो सब अपनी स्पोर्ट्समैनशिप प्रैक्टिस करेंगे, वो भी रोमन डिमिट्री के साथ। अगर कोई भी इंटरेस्टेड है, कोई भी इन्हें चैलेंज करना चाहता है तो सामने आ सकता है। और वहां पर कोई भी सामने नहीं आता और सब लोग, ऐसा लग रहा था कि रोमन डिमिट्री से डर रहे हैं। और वो ब्लॉन्ड लड़का यही समझ नहीं पाता कि सब लोग क्यों डर रहे हैं। अभी अचानक से बड़ा सडन कट था कि वो ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुंच जाते हैं। लेकिन इसकी असली स्टोरी ये है कि 1 घंटे पहले जब रोमन ने कन्फेस किया था कि उसने ही ब्लड फैंग को अकेले हराया है, उसके बाद उससे पूछते हैं कि तुमने उन्हें कैसे हराया। और रोमन डिमिट्री बताता है कि मैं हर रात को स्वॉर्ड्समैनशिप प्रैक्टिस करता था और जो बात मैंने छुपा कर रखी थी। अब उसके फादर कहते हैं कि तुमने छुपा कर क्यों रखी? अगर तुम्हें ये करना था तो मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट करता, तुम्हें बेस्ट ट्रेनर मिलते, बेस्ट गाइडेंस मिलती। लेकिन रोमन कहता था कि मैं थक चुका था अपने आप को इडियट सुनते सुनते। मैं चाहता था, मैं प्रूव करना चाहता था कि डिमिट्री फैमिली का इडियट भी कुछ कर सकता है। लेकिन उसके फादर इस चीज को बाय नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि मुझे ये पॉसिबल नहीं लग रहा कि कोई खुद से स्वॉर्ड्समैनशिप प्रैक्टिस करके ब्लड फैंग को हरा सकता है, और वो भी इतनी जल्दी। अब रोमन वहां पर बताता है कि ब्लड फैंग सिर्फ और सिर्फ डर पर ऑपरेट करते थे और मैंने उन्हें चारा दिया था, यानी फंसाने के लिए एक चारा डाला था ताकि वो मुझ तक आए। अब उसके फादर पूछते कि तुमने ये कैसे किया था? रोमन कहता है कि मैंने उनके एक आदमी को मारा था और मुझे पता था कि वो वीक नोबल्स के सामने हमेशा रिटेलिएट करते थे, उन्हें डरा कर धमका कर रखते थे, इसीलिए मैंने अपने आप को एक चारे की तरह यूज किया था। लेकिन उसके फादर कहते कि बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता था और अगर उन्हें पता चल गया होगा कि तुम कौन हो तो वो बदला लेने की कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन रोमन उन्हें बताता है कि ब्लड फैंग में ज्यादातर मेंबर्स को डरा कर, धमका कर या फिर ब्लैकमेल करके रोका जाता था और उसे पता था कि अगर वो एक बार लीडर को मार देता है तो कोई भी उसके पीछे नहीं आएगा, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। उसके फादर मन ही मन सोचते हैं कि ये बहुत ही वेल थॉट आउट प्लान था और रोमन ने सच में बहुत ज्यादा हिम्मत दिखाई है। और ये कहना कि ये इंप्रेसिव था एक अंडरस्टेटमेंट होगी, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। अब उसके फादर कहते हैं क्या मैं तुमसे कुछ मांग सकता हूँ? और रोमन कहता है क्यों नहीं। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी ये स्पोर्ट्समैनशिप देखना चाहता हूं जिसकी वजह से तुम इतने इंप्रूव कर गए हो कि तुम ब्लड फैंग को हरा सकते हो। रोमन कहता है क्यों नहीं। और अब बैक टू प्रेजेंट जहां पर वो ट्रेनिंग ग्राउंड में है और उसके फादर देखना चाहते हैं कि रोमन ने कितना इंप्रूव किया है। अब रोमेरो वहां पर सोच रहे थे कि कोई भी इससे लड़ना क्यों नहीं चाहता, और ब्लॉन्ड बॉय ये सोच रहा था कि अगर कोई भी वहां पर जाकर रोमन डिमिट्री पर तलवार चलाता है तो वो सस्पेंड कर दिया जाएगा, और अगर वो जानबूझकर हार जाते हैं तो भी उन्हें एक्सपेल कर दिया जाएगा। और इन सबको जोनाथन ट्रेन करता था और इस टाइम पर सोच रहा था कि उन्हें कोई ऐसा प्लेयर चाहिए जो कि रोमन डिमिट्री को बहुत ही आसानी से हरा सके। और वो कहता है कि अगर कोई वॉलंटियर नहीं करेगा तो मैं खुद चूज करता हूँ, और वो उसी ब्लॉन्ड लड़के को चूज करता है। इसका नाम है क्रिस और ये वाइस कैप्टन है डिमिट्री नाइट्स का। और ये पहली बार रोमन से पिछले साल मिला था जहां पर नाइट्स को बुलाया गया था क्योंकि बार में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा शोर शराबा हो रहा था।
है। वहां पर जाकर देखते हैं कि वहां पर रोमन डिमिट्री पी कर बहुत ज्यादा तमाशा कर रहा था और उस बार के जो भी ओनर्स थे उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। और रोमन वहां पर कहता है कि तुम जैसे कचरे के ढेर को तो बोलना भी नहीं चाहिए, और उसके बाद उन पर बोतल फेंक कर मारता है। अब क्रिस उसे कहता है कि नहीं, वहीं पर रुक जाओ। क्रिस उसे रोकने के लिए जाता है, रोमन उसे थप्पड़ मार कर कहता है कि तुम कौन हो। और तभी क्रिस को पता चल जाता है कि इसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा कम है और इसकी स्ट्रेंथ एक एवरेज मैन से भी कम थी। और रोमन उसे धक्का देकर पूछने लग जाता है कि तुम जैसे घटिया टुच्चे नाइट को किसने कहा कि वो मेरा हाथ पकड़ सकता है। उसे लॉर्ड रोमेरो डिमिट्री के लिए बुरा लग रहा था कि उनका बेटा इतना बेकार और लूजर कमजोर है। और इन्हीं सारी चीजों को याद करते हुए क्रिस सोच रहा था कि आप मुझे इससे लड़ने के लिए क्यों कह रहे हैं। वो कैप्टन जॉनथन को कहता है कि मुझे ही इससे क्यों लड़ना होगा, ये बहुत कमजोर लग रहा है। और कैप्टन जॉनथन कहते हैं कि इसने ब्लड फैंग को अकेले हराया है, तो इससे लड़ने के लिए तुम्हें ही जाना पड़ेगा। अब क्रिस कुछ कहने वाला था, लेकिन जॉनथन उसे बीच में ही रोक देता है और अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो दोनों आमने सामने खड़े हैं फाइट को शुरू करने के लिए। लेकिन फाइट शुरू करने से पहले क्रिस कहता है कि मैंने कसम खाई थी कि जब भी मैं तलवार उठाऊंगा मैं किसी पर भी रहम नहीं करूंगा, और अगर मैं डुएल करने जा रहा हूं तो मैं यही चीज फॉलो करूंगा, चाहे मेरे सामने कोई भी हो, चाहे उसका स्टेटस कुछ भी हो। क्योंकि उससे मन में लग रहा था कोई चांस ही नहीं है कि इस बेवकूफ लूजर ने ब्लड फैंग को हराया होगा। जॉनथन और रोमेरो दोनों ही इस चीज से अग्री करते हैं कि एक डुएल ऐसा ही होना चाहिए। और इस टाइम पर रोमन भी हंसने लग जाता है, जिसे देखकर क्रिस को गुस्सा आता है कि ये किस लिए हंस रहा है। और जॉनथन दोनों को लड़ने के लिए परमिशन देता है, जहां पर रोमन तो बस स्मर्क कर रहा था और क्रिस गुस्से में हो चुका था। तो क्रिस पहले जाता है उस पर अटैक करने के लिए। अब रोमन उसके मूव को नोटिस करता है, क्रिस पूरी पावर से उस पर अटैक करता है, लेकिन रोमन उसे ब्लॉक कर लेता है। और क्रिस के साथ जो भी लोग ट्रेन करते हैं उन्हें पता था कि क्रिस ने अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला किया था, वो एक ही वार में उसे खत्म करना चाहता था। और तो जॉनथन ये देखकर भी सरप्राइज हो जाता है क्योंकि रोमन ने अपने आप को इतने अच्छे से डिफेंड किया था। क्रिस पीछे जाता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि रोमन की स्ट्रेंथ कितनी है। जिस तरीके से उसने अपने आप को डिफेंड किया है वो कमजोर तो बिल्कुल नहीं है। और तो उसका स्टांस अभी भी बिल्कुल स्टेबल था और उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये डुएल ऐसा जाएगा, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो दोबारा से उस पर अटैक करने के लिए जाता है। वो एक और स्लैश ट्राई करता है, लेकिन रोमन उसे डॉज कर लेता है। अब वो एक ओपनिंग देखता है, इसीलिए क्रिस अपनी बॉडी को ट्विस्ट करता है अटैक करने के लिए, लेकिन रोमन उसे भी डॉज करता है। अब क्रिस को उसके पीछे से एक ओपनिंग दिखती है, तो उसकी कमर पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन रोमन नीचे झुक जाता है और उस अटैक को भी डॉज कर लेता है। अब वहां पर रोमन को एक ओपनिंग मिलती है और क्रिस को पता चल जाता है कि अब उसकी शामत आ गई है। रोमन अपनी ब्लेड को ट्विस्ट करता है और उसके चेहरे से हल्की सी पास से तलवार जाती है और उसे एक नया हेयर कट भी मिल जाता है। अब ये सब फेस करने के बाद क्रिस पीछे भाग जाता है और वहां पर सबको ये शौक होता है कि क्रिस के साथ क्या हो रहा है। वो तो बहुत ज्यादा ताकतवर था और क्रिस को खुद इस टाइम पर डाउट हो रहा था, क्या ये सच में रोमन डिमिट्री है जो कि पहले इतना कमजोर था। डिफेंस, इवेजन, अटैक, कुछ भी चीज लैक नहीं कर रही थी, सब कुछ परफेक्ट था। क्या इसने सच में अकेले ब्लड फैंग को हराया होगा? फिर वो सोचता कि नहीं यार, मैं ओवरथिंक कर रहा था, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ, मुझे बस इसे हराना है, ये वही कमजोर लड़का है। लेकिन तभी रोमन ऐसी बात कहता है जो सुनकर सब दंग रह जाते हैं। वो कहता है कि वार्म अप बहुत हुआ, अब असली फाइट की बारी है। ये सब उसका वार्म अप था और उसके बाद वो कहता है कि अब पहले मैं अटैक करूंगा और वो क्रिस पर अटैक करने के लिए जाता है। क्रिस बिल्कुल लास्ट सेकंड पर रिएक्ट करता है और वो बस किसी तरीके से मुश्किल से उसे रोकता है। अब क्रिस पीछे जा रहा था, लेकिन रोमन बार बार उस पर अटैक करता है, जो देखकर वो खुद हैरान था और बाकी सारे स्पेक्टेटर्स भी हैरान थे। वो सोचता है कि उसे कुछ तो करना होगा वरना वो डिफेंड ही करता रह जाएगा। उसके बाद उसकी कोहनी पर वो वुडन स्वॉर्ड लगती है और वो पीछे हटता है, लेकिन उसे लगता है कि मैं पैर रखूं, लेकिन तब तक रोमन ऊपर आ चुका था उस पर अटैक करने के लिए। और इस टाइम पर रोमन की चेस्ट पर बिल्कुल परफेक्ट ओपनिंग दिखती है अटैक करने के लिए, लेकिन वो बस एक ट्रैप था जो कि रोमन ने खुद बिछाया था। वो साइड हट जाता है और अब क्रिस कंप्लीटली ओपन था। रोमन की तरफ देखता, रोमन स्माइल कर रहा था। उसे पता चल जाता है कि अब डॉज करने का कोई तरीका नहीं है, इसीलिए अपनी तलवार को टाइटली पकड़ता है और उसकी एनर्जी उसे फ्लो होने लग जाती है, वो ग्लो करती है और वो अपने ऑरा को एक्टिवेट करता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। कैप्टन जॉनथन चिल्लाता है कि रुक जाओ, उसे बंद करो, लेकिन इस टाइम तक क्रिस गुस्से में पागल हो चुका था। ये देखकर रोमन भी हैरान था। उसके बाद वहां पर बहुत सा धुआं उठता है क्योंकि क्रिस ने अटैक किया था। रोमेरो जो कि रोमन के फादर होते, वो बहुत ज्यादा चिंता में हो जाते हैं कि क्या हुआ होगा, लेकिन जब वहां से धूल हटती है तो रोमन ने किसी तरीके से डॉज कर लिया था। क्रिस को अचानक से होश आता है कि वो क्या कर रहा था। रोमन नीचे बैठा हुआ था, उसने उसकी चिन पर अटैक किया और अब क्रिस नीचे गिर जाता है। यहाँ तक कि रोमन के फादर ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो जीतेगा। उसके बाद हमें क्रिस की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर सब लोग पूछ रहे थे कि ये नया यंग प्रोडिजी कौन है। इतना यंग होने के बाद भी वो सबसे ज्यादा स्किल्ड था, पावरफुल था और ये कैप्टन जॉनथन का वारिस
वारिस बनेगा सारी स्किल्स को कैरी ऑन करने के लिए। और इतने यंग होने के बाद भी वो एक 2 स्टार नाइट बन गया था। और लोग इस बात से हैरान थे कि सिर्फ और सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद वो ऑरा को सेंस करने लगा था और 3 साल में 1 स्टार ऑरा तक पहुंच गया था। और इसके साथ साथ उसकी स्वॉर्ड्समैनशिप भी इनक्रेडिबल थी। और जब भी वो ट्रेनिंग के बाद क्रिस को कहता था ये आज के लिए बहुत हुआ, क्रिस हमेशा कहता था कि नहीं, मुझे और ट्रेन करना है, जो देखकर जोनाथन को बहुत ज्यादा अच्छा लगता था कि ये टैलेंटेड तो है ही, उसके साथ साथ हार्ड वर्क करना भी जानता है। और अब क्रिस जमीन पर पड़ा हुआ था और ये चीज कैप्टन जोनाथन को बहुत ज्यादा शॉकिंग लगती है। अब लॉर्ड रोमेरो कैप्टन जोनाथन से पूछते हैं कि ये क्या हुआ, तुमने तो कहा था कि वो एक 2 स्टार नाइट है। और जोनाथन के लिए इस टाइम पर कुछ भी सेंस नहीं कर रहा था, क्योंकि 3 महीने पहले तक रोमन डिमिट्री बिल्कुल एक लूजर था, वो कंप्लेन कर रहा था। और आज ये ऐसा बन गया जिससे उसने 10-20 साल तक ट्रेनिंग की हो, उसे कुछ समझ नहीं आता। इसीलिए वो लॉर्ड को कहते हैं कि रोमन डिमिट्री एक जीनियस है, स्वॉर्ड्समैनशिप का जीनियस। और इस टाइम पर रोमन क्रिस को देखकर बस स्माइल कर रहा था। सोचता है कि जैसी डिटर्मिनेशन, जैसी स्किल क्रिस ने दिखाई है, वो भी ब्लड फैंग को हरा सकता था। और उसे ये भी समझ में आता है कि जोनाथन ने उसे अपने प्रोडिजी की तरह क्यों चुना था। लेकिन अगर सेलेस्टियल डीमन से कंपेयर किया जाए तो वो सबसे कमजोर सेलेस्टियल डीमन से भी ज्यादा वीक था। लेकिन उसने जो स्ट्रेंज पावर दिखाई थी उससे वो बहुत ज्यादा क्यूरियस होता है। इस टाइम पर लॉर्ड रोमेरो पीछे हंसने लग जाते, जिसे देखकर सब लोग हैरान थे कि इन्हें क्या हुआ। और वो बहुत ज्यादा खुश थे एक ऐसा बेटा देखकर जो कि स्वॉर्ड्समैनशिप में जीनियस है। उसके बाद वो जोनाथन से कंफर्म करते हैं क्या जो तुम कह रहे हो वो सही है। और जोनाथन कहता है कि हाँ, इतने कम टाइम में इतना ज्यादा इंप्रूव करना ये एक जीनियस के ही बस का काम है। उसके बाद रोमन को अपने पास बुलाते और कहते कि बहुत लंबा टाइम हो गया, मैं इतना खुश कभी नहीं था। वो कहते कि मांगो, तुम्हें क्या मांगना है, तुम जो चाहे वो मांग सकते हो। और रोमन कहता है कि आज 6 महीने बाद एक वॉर शुरू होने वाली है। उसके फादर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रोमन कहेगा कि उसे वहां पर नहीं जाना है, लेकिन रोमन सरप्राइजिंगली कहता है कि मुझे वहां पर जाना है और इसके साथ मेरी शर्त है कि मैं वहां पर जिसके साथ जाना चाहूं जा सकता हूं। मैं वहां पर किसके साथ जाऊंगा वो भी मैं ही चूज करूंगा। और ये सुनकर लॉर्ड रोमेरो बहुत ज्यादा शॉक होते हैं कि तुम फ्लोरा लॉरेन से जाके शादी कर सकते हो, यहाँ पर रह सकते हो, तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा शॉक थे कि वो जाना नहीं चाहता। और वो कहते कि ठीक है, तुम जब जाना, जैसे जाना, जिसके साथ जाना चाहो जा सकते हो, तुम्हें जो भी सामान चाहिए तुम्हें सब कुछ मिलेगा। रोमन कहते हैं कि मेरी एक और रिक्वेस्ट है। और उसके फादर उसे कहते हैं कि अगर तुम प्रॉपरली बिहेव करते हो तो तुम जो चाहे वो मांग सकते हो। वो क्रिस की तरफ देखता है और अपनी दूसरी रिक्वेस्ट कहता है। और जब क्रिस उठता है थोड़े टाइम बाद, वो शॉक हो जाता है कि मैं रोमन डिमिट्री को ऑरा के बारे में क्यों सिखाऊं। और कैप्टन जोनाथन उसे बताते हैं कि यही लॉर्ड रोमेरो का ऑर्डर था और वो उन्हें मानना ही होगा। लेकिन क्रिस कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा है, मैं रोमन को जानता भी नहीं हूँ और तो और उसने मुझे हराया था, मैं इतने टाइम से ऐसे ही बेहोश पड़ा था। अब क्रिस कहता है कि यार मुझे मार ही दो, मुझसे ये काम नहीं होगा। लेकिन कैप्टन जोनाथन उसके सामने एक ऑफर रखते हैं कि अगर तुम ये पता लगा लेते हो कि रोमन डिमिट्री अचानक से इतना कैसे बदल गया, उसने इतना इंप्रूव कैसे कर लिया, तो मैं तुम्हें वो सारी टेक्निक सिखाऊंगा जो आज तक मैंने छुपा कर रखी थी। क्रिस ये बात सुनकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। आप अपने वर्ड से पीछे नहीं हटेंगे, पक्का पक्का प्रॉमिस। जोनाथन इस बात को कंफर्म करता है। अब क्रिस बहुत ज्यादा एक्साइटेड था कि फाइनली वो 3 स्टार नाइट्स तक जा सकता है, उसे पता चलेगा कि आगे बढ़ना कैसे है। उसके बाद हमें कैसल का सीन दिखाया जाता है जहां पर हांस रोमन की तारीफ कर रहा था कि मैंने सुना आपकी कल कमाल की फाइट हुई थी जहां पर आपने 2 स्टार नाइट को हरा दिया था। उसके बाद रोमन उससे पूछता है क्या तुम्हें पता है कि ऑरा क्या होता है, 2 स्टार नाइट क्या होता है, और वो स्ट्रेंज पावर जो कि उसने यूज की थी और यहाँ पर उसे मैना कहते हैं। अब क्रिस को ये तो पता था कि इस चीज को मैना कहते हैं, लेकिन यहाँ पर उसे बिल्कुल ही अलग तरीके से यूज किया जाता है। अगर उसे कंपेयर करें तो उसकी पास्ट लाइफ से तो बहुत ही अलग था। यहाँ पर उसे ऑरा कहते हैं और उसने एक चीज नोट की थी कि उनकी टेक्निक बहुत ज्यादा खराब थी और बिल्कुल ही बेकार थी। अब उसे ये पता नहीं था कि वो की को इस तरीके से यूज क्यों करते हैं, लेकिन उसे पता तो लगाना था। लेकिन वो श्योर था कि अगले दिन ट्रेनिंग में उसे सारे जवाब मिल जाएंगे। अब ट्रेनिंग का दिन आता है। वहां पर अब वो दोनों आमने सामने खड़े थे और वहां पर दोनों में से कोई भी खुश नहीं था जब तक कि वहां पर रोमन एक हंसी नहीं हंसता। क्रिस अपने आप को शांत करता और एक्सप्लेन करता है मैना को यूज करने की टेक्निक को ऑरा कहते हैं। इसकी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जहां पर तुम मैना को इकट्ठा करते हो। नाइट इसे यूज करते हैं, मेजेस भी इसे यूज करते हैं, लेकिन मेज स्पेल्स का यूज करते हैं मैना को एक सर्कल में फॉर्म करने के लिए। लेकिन नाइट्स अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और उसके साथ साथ वेपन को इन्फ्यूज करते हैं। पहला इंसान जिसने मैना को यूज किया था वो थे एम्परर अलेक्जेंडर। उन्होंने पहली बार डिस्कवर किया था कि मैना को यूज किया जा सकता है अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और उसके साथ साथ उस मैना को बाहर प्रोजेक्ट करने को ऑरा कहते हैं। क्रिस कहता है कि हिस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि बहुत कम लोग ही इसे
यूज कर पाते हैं 10,000 में से एक इंसान नाइट बनता है और 1 लाख में से एक मेज बनता है। इसीलिए सबसे पहले हमें चेक करना पड़ता है कि क्या तुम्हारे अंदर एफिनिटी है भी या नहीं है, कि तुम मैना को सेंस कर सकते हो या नहीं कर सकते। ये बेसिक चीज है। अब क्रिस उसे एक्सप्लेन करता है कि इसे अचीव करने में मुझे 6 महीने लगे थे, लेकिन अगर तुम इसे 1 साल में भी अचीव कर लेते हो तो वो भी अबव एवरेज चीज होती है। तो उसकी बात सुनता है और कहता है कि मुझे ये बताओ कि इस मैना को सेंस कैसे करते हैं। और क्रिस इस टाइम पर सोच रहा था कि मुझसे फाइट जीतने के बाद ही अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझ रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्वॉर्ड्समैनशिप और ऑरा को सेंस करना या फिर मैना को सेंस करना कंप्लीटली डिफरेंट चीजें हैं। लेकिन ये सारी चीजें ही झूठ थी। उसने पहले ही यहाँ पर आकर मैना को सेंस कर लिया था और वो शुरू से ही उस सारे मैना को अपने सेंटर पार्ट में अब्सॉर्ब कर रहा था, स्टोर कर रहा था। लेकिन वो यहाँ पर आया था ये देखने के लिए कि ये सारे लोग मैना को इतनी इनएफिशिएंटली यूज क्यों करते हैं, ये ज्यादातर चीजें तो वेस्ट कर देते हैं। क्रिस एक्सप्लेन करता है कि तुम्हें अपने आसपास की हर एक चीज को सेंस करना होगा और जब तुम मैना को सेंस करने लग जाओगे उसके बाद तुम्हें उसे मैनिफेस्ट करना है कि वो तुम्हारे सामने आ जाए और ये करने के बाद तुम 1 स्टार नाइट बन सकते हो। अब ऑरा को यूज करने की बहुत सारी तरीके हैं। तुम अपनी तलवार पर उसे इन्फ्यूज कर सकते हो, आर्मर पर कर सकते हो, अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। अब क्रिस अपनी स्पीच को कंटिन्यू करने वाला था, वो साइड में देखता है कि रोमन ने ऑरा को मैनिफेस्ट कर लिया है और उसे समझ नहीं आता कि वो बोले क्या। अब रोमन को ये तो पहले ही पता था कि जिस तरीके से वो की को या फिर मैना को यूज करते हैं वो बहुत ही बेकार टेक्निक है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इतनी खराब है, क्योंकि उसकी दुनिया में वो पहले एनर्जी को प्योरीफाई करते थे और उसके बाद अपनी बॉडी में स्टोर करते थे, जबकि यहाँ पर लोगों को लगता है कि एनर्जी खुद ब खुद एक साथ कॉन्सेंट्रेट हो जाए। जहाँ पर उसकी पुरानी दुनिया में की या फिर मैना बहुत ज्यादा कम होता था तो उसे कलेक्ट करना और मुश्किल होता था। यहाँ पर वो फ्रीली अवेलेबल है, लेकिन तब भी लोग उसे ढंग से यूज नहीं कर रहे हैं। लेकिन उसकी पुरानी दुनिया में वो मैना बहुत ज्यादा हैवी होता था, इसीलिए वो बॉडी से एस्केप नहीं करता था, जबकि यहाँ पर मैना बहुत ज्यादा लाइट है और वो बॉडी से जल्दी एस्केप कर जाता है। उसकी पुरानी दुनिया में बॉडी के इंटरनल्स को और एक्सटर्नल को दोनों को स्ट्रेंथ किया जाता है, जबकि यहाँ पर बस और बस एक्सटर्नल को किया जाता है। और तो और एनर्जी को अपनी पूरी शील्ड पर या फिर पूरे आर्मर पर स्प्रेड करना एक बहुत ही बेवकूफी वाला तरीका है। अगर रोमन अपनी पास्ट लाइफ में ऐसी टेक्निक का यूज करता तो टॉप 100 में लाख साल में भी ना पहुंच पाता। अब क्रिस उससे पूछता है कि तुमने ये कैसे किया, इतनी जल्दी कैसे। रोमन उससे कहता है कि शायद तुम्हें जवाब पता है, लेकिन क्रिस उसे एक्यूज करने लग जाता है कि तुम्हें ये पहले से आता था और तुम नाटक कर रहे थे, इसी वजह से मैं हार गया। नो वंडर मैं हार गया, क्योंकि तुम्हें ये सब कुछ पहले से पता था, तुम नाटक कर रहे थे। और क्रिस का दिमाग बहुत ज्यादा चलने लग जाता है। वो सोचता है कि अगर तुम्हारे अंदर इतनी पावर थी तो 2 साल पहले इतना वीक थप्पड़ क्यों मारा था, यहाँ पर शो ऑफ करने के लिए आए हो। मुझे 10 साल लग गए ये करने में। लेकिन रोमन उसे कहता है शांत हो जाओ, तुम वो सोच रहे हो जो तुम सोचना चाहते हो। लेकिन रोमन वहां पर हंसने लग जाता है और क्रिस कहता है इसमें हंसने वाली कौन सी बात है, तुम्हें क्या लगता है मेरे एफर्ट्स एक फन चीज है, मैंने 10 साल लगाए थे इस चीज में। रोमन उसे कहता है कि पिछले 10 साल में जब तुम्हें ये सिखाया जा रहा है तुमने कभी भी इन मेथड्स को क्वेश्चन किया था कि क्या ये सही है, क्या एफिशिएंट है या नहीं है। क्रिस कुछ बोलने वाला था, लेकिन उससे पहले ही रोमन कह देता है कि लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो डरते हैं कुछ अलग करने से, कुछ नया करने से, सवाल करने से। और क्रिस को उस टाइम पर याद आता है कि जब वो कैप्टन जॉनथन के साथ ट्रेन करने के लिए यहाँ पर आया था तो सोचता था कि लोग इस मेथड पर फिक्सेटेड क्यों हैं, जबकि ये कम्प्लीटली सही नहीं था। क्रिस को ये पहले से पता था। वो सोचता है क्या लोग कैप्टन जॉनथन पर इतना यकीन करते हैं कि वो सवाल नहीं करना चाहते। और फिर उसे याद आता है जो उसके दिमाग में एक थॉट था, लोग उसे फॉलो इसलिए करते हैं क्योंकि ये करना सबसे आसान है, सवाल करना, नए तरीके ढूंढना वो बहुत ही मुश्किल रास्ता है। रोमन उसके पास आता और कहता है कि मैं इस चीज पर बिल्कुल भी नहीं हंस रहा था कि तुमने 10 साल तक मेहनत की थी, तुमने बहुत मेहनत की होगी, लेकिन फनी बात ये थी कि उस 10 साल में तुमने कभी भी सवाल नहीं उठाया कि ये मेथड सही है, गलत है, एफिशिएंट है, नहीं है। रोमन वहां से जाने लगता है और कहता है कि इस दुनिया में कोई भी चीज सेम नहीं रहती। पास्ट बिलीव जो तुमने कभी होल्ड ऑन किए थे वो भी कभी ना कभी अलग थे और जनरेशन से पास होते हुए धीरे धीरे चेंज होते गए हैं। अब रोमन को पता था कि अपनी पूरी एग्जिस्टेंस पर सवाल उठाना एक बहुत ही मुश्किल टास्क होता है, हर इंसान ये नहीं कर पाता। अगर तुम किसी बिलीफ के साथ 40 साल तक जिंदा रहे हो उसे पीछे छोड़ना बहुत मुश्किल होता है और ज्यादातर लोग 99.9% लोग ये नहीं कर पाते। और इसी वजह से रोमन को अपनी पास्ट लाइफ याद आती है जहां पर उसने अपने फादर की टीचिंग्स को क्वेश्चन किया था
और नया पाथ चूज किया था। उसे क्रिटिसिज्म सब कुछ झेलना पड़ा था सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने सवाल उठाया था। उसके बाद वो वहां पर नया तरीका ढूंढता है, नए मेथड्स क्रिएट करता है जिससे वो पूरे म्यूरियम वर्ल्ड को एक साथ करता है, सारे सेक्ट को मिलाता है, वो सबसे ताकतवर बन जाता है। वहां पर भी एक लड़का जो उससे लड़ने के लिए आया था, वो हारने के बाद अपने बिलीफ को पीछे छोड़कर कहता है कि मुझे बताओ मैं किस तरीके से तुम्हारे जितना पावरफुल बन सकता हूँ। और यहाँ पर भी क्रिस वही करता है, वो अपने बिलीफ को पीछे छोड़ता है और कहता है कि मुझे बताओ कि मुझे कैसे ताकतवर बनना है। लेकिन रोमन उसे बताता है कि अगर मैं तुम्हें कोई तरीका बताऊंगा तो तुम फिर से वही गलती करोगे, तुम वही एक डिसाइडेड लाइन को फॉलो करोगे। 6 महीने बाद मैं एक वॉर पर जाने वाला हूँ जहाँ पर तुम मुझे देखोगे काउंटलेस लोगों को हराते हुए, शायद तब तुम कुछ सीख जाओ, कुछ नया सीख लो, या फिर तुम अगर 10 साल मेरे साथ रहते हो तो इवेंचुअली तुम वहां पर पहुंच जाओगे, तुम्हें वो पता चल जाएगा, तो पता चलना चाहिए, तुम खुद अपना रास्ता ढूंढ लोगे। उसी रात को क्रिस अपने बेड पर बैठा होता सोच रहा होता है कि कैसे मैं इतना ट्रेन करता है, सबने मुझे कहा था कि तब तक वर्क हार्ड करना जब तक कि तुम इंसान ना फील करने लग जाओ। और उसे रोमन की हंसी बार बार याद आती है, वो कहता है कि तुमने 10 साल तक सवाल नहीं उठाया, इससे वो गुस्सा हो जाता है। अगले दिन कैप्टन जॉनसन उससे पूछते क्या तुम श्योर हो, क्योंकि अभी अभी क्रिस ने ये कहा था कि वो ये सब कुछ छोड़कर क्रिस के साथ अगले 6 महीने के बाद उसके साथ वॉर पर जाना चाहता है। और क्रिस कहता है कि हाँ यही सही बात है। जॉनसन उससे पूछता है कि क्या कुछ हुआ है और क्रिस कहता है कि हाँ हुआ है। उसके बाद वो थोड़ी देर एक दूसरे को देखते हैं और कैप्टन जॉनसन इस चीज के लिए अग्री कर जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पास इस चीज का कोई ना कोई रीजन जरूर होगा। और ऑफिशियली कहते हैं कि आज से तुम डिमिट्री नाइट्स का पार्ट नहीं हो। और तभी कैप्टन जॉनसन को रियलाइज होता है क्रिस वो छोटा बच्चा नहीं है जिसे वो बचपन में बैटलफील्ड पर मिले थे, जहां पर वो अपनी माँ को पकड़कर रो रहा था। और वो कहते हैं कि अब जब तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम रोमन डिमिट्री को फॉलो करोगे तो ये बात कंफर्म हो चुकी है, रोमन वही इडियट नहीं है। और अगर तुम्हें बैटलफील्ड पर सरवाइव करना है तो तुम्हें एक ऐसे हथियार की जरूरत है जिसे तुम अपना कह सको। और ये बात सुनते ही क्रिस बहुत ज्यादा खुश होता है कि उसे फाइनली एक ऐसी चीज मिलने वाली है जो उसकी होगी। उसके बाद हमें बाजार का सीन दिखाया जाता है जहां पर सब लोग एक रूमर के बारे में बात कर रहे थे कि डिमिट्री फैमिली के इडियट ने रोमन डिमिट्री ने ब्लड फैंग को हरा दिया है। और वहां पर केविन था जो कि बिल्कुल स्टोरी के स्टार्टिंग में आया था, जिसे रोमन ने बचाया था और उससे अपनी जुबान दी थी कि वो ब्लड फैंग को जरूर ठिकाने लगाएगा। और वो सोचता है क्या ये रोमन ने इसलिए किया है कि उसने अपनी जुबान दी थी, क्या उसने मुझे प्रॉमिस किया था। और वो सोचता है कि शायद ऐसा सच हो सकता है क्योंकि उसने देखा था रोमन को कि वो एक स्टिक से 3 आदमियों को मार सकता है। और जब वो वहां पर खड़ा होकर सोच रहा था उसका बॉस पीछे चिल्लाता है कि खड़ा क्या है, काम कर। तभी वो बॉक्स उठाकर जाने लग जाता है जहां पर वो सोचता है कि मैं बस ये चाहता था कि मैं स्ट्रांग बन जाऊं, क्योंकि अभी भी दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ब्लड फैंग की तरह ही काम करते हैं। लेकिन फिर वो सोचता है कि रोमन डिमिट्री ने उसके लिए सब कुछ नहीं किया होगा। तभी कोई उसका नाम चिल्लाता है और वहां पर उसके हाथ से वो क्रेट गिर जाती है, उसके सामने रोमन डिमिट्री खड़ा था। केविन पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, लेकिन उसी के बाद वो जमीन पर बैठकर उससे माफी मांगने लगता है और कहता है कि थैंक यू, तुमने ब्लड फैंग को हरा दिया जैसा कि तुमने कहा था, जैसा तुमने प्रॉमिस किया था। रोमन उससे पूछता है क्या चीजें इंप्रूव हो गई और केविन कहता है कि हाँ, अब मेरी फैमिली को कोई परेशान नहीं करता और चीजें यहाँ पर बदल रही हैं। और कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे कर सकता हूँ। रोमन कहता है कि रुको, अभी पहले मेरी बात सुनो, तुम्हें यहाँ पर कभी भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारी फैमिली को घर मिलेगा, अच्छा खाना मिलेगा, तुम्हारी फैमिली को कभी भी काम नहीं करना पड़ेगा, उसे उन्हें हमेशा के लिए सब कुछ मिलेगा। और इसकी कीमत ये होगी कि तुम्हें अपनी लॉयल्टी मेरे लिए स्वेयर करनी होगी और मेरे लिए काम करना होगा। वो कुछ सेकंड तक उसकी तरफ देखता है, उसके बाद अपना सर जमीन पर पटक कर कहता है कि मैं हमेशा अपनी जिंदगी तुम्हारे लिए जीऊंगा, तुम मारने के लिए कहोगे मैं मारूंगा, तुम कहोगे कि मर जाओ तो मैं मर जाऊंगा। और रोमन को ब्लड डीमन की याद आती जो कि उसकी पास्ट लाइफ में उसके कहने से आधी दुनिया तबाह कर सकता था। और केविन भी बिल्कुल वैसा ही है। तो जब रोमन के मन में ख्याल आया कि उसे किसी को अपने साथ लेकर जाना है तो उसके मन में केविन का नाम आया। उसके बाद वो केविन को अपने एस्टेट लेकर जाता है। वहां पर हान को कहता है कि इसको इसकी फैमिली को इनके नई क्वार्टर्स दिखाए जाए, उनका पूरा ख्याल रखा जाए। रोमन कहता है कि मैं बाद में वापस आऊंगा और केविन अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करता है। उसके बाद वो लाइब्रेरी में चला जाता है ताकि वो सारी चीजों के बारे में पढ़ सके। इस पूरे प्रोसेस की पहले स्टेज को मैनिफेस्टेशन कहते हैं, जहां पर आप मैना को मैनिफेस्ट करते हैं। इससे आप 1 स्टार नाइट बन सकते हो। 2 स्टार पर पहुंचने के बाद आपको अपने ऑरा से स्टील को काटना पड़ता है। और इस चीज को अंदाजा लगाते हुए कि अगर क्रिस 2 स्टार था तो कैप्टन जॉनसन 3 स्टार नाइट होंगे, जहां पर 3 स्टार नाइट लॉजिकल कॉम्प्रिहेंशन से ऊपर चले जाते हैं और उन्हें किसी भी किंगडम में बहुत ही स्पेशल माना जाता है। इस कॉन्टिनेंट का नाम है सैलेमेंडर कॉन्टिनेंट और यहाँ पर बहुत ही कम 6 स्टार नाइट्स थे, लेकिन आज तक किसी ने भी उस नाइट का नाम सुना ही नहीं था या कोई ऐसा नाइट था ही नहीं जो 7 स्टार तक पहुंचा हो। और इस सैलेमेंडर
एलेक्जेंडर कॉन्टिनेंट के 10 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट में सारे के सारे 6 स्टार थे भी नहीं। एक 6 स्टार नाइट का ऑरा 6 मीटर तक पहुंच सकता है और पूरी दुनिया को इम्पैक्ट कर सकता है। और इस कॉन्टिनेंट को छोड़ो, पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 12 ऐसे नाइट्स हैं जिनके पास 6 स्टार है। और रोमन को रियलाइज होता है कि ये सारे के सारे लोग सच में बहुत ज्यादा पावरफुल होंगे अगर इतने इनएफिशिएंट मेथड के साथ भी वो इस लेवल तक पहुंच पा रहे हैं तो। और दूसरी तरफ एक और चीज थी जिन्हें आर्क मेजिस कहा जाता था, एक ऐसा टाइटल जो कि मेजिस को दिया जाता है जो 7 सर्कल्स तक पहुंच जाता था। इस दुनिया में उन्हें आधा भगवान आधा इंसान माना जाता था, क्योंकि वो प्रैक्टिकली कहीं पर भी जाकर तबाही ला सकते हैं। वो आसमान को आधा बांट सकते हैं, आग बरसा सकते हैं, तबाही मचा सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि म्यूरिम वर्ल्ड में मैजिक एग्जिस्ट नहीं करता था। कुछ भी हो, लेकिन रोमन को एक बात समझ में आ जाती है कि जब तक कि वो अपनी प्योर स्ट्रेंथ पर वापस नहीं चला जाता, वो ऐसे किसी भी इंसान से पंगा नहीं ले सकता। लेकिन रोमन किसी बबल में रहने वाला इंसान नहीं है। उसे ये सब कुछ पढ़ने में बहुत मजा आया और सब कुछ एक्सपीरियंस करने में भी मजा आएगा। अब असली जर्नी शुरू होती है। वो हान को कोई ऐसी जगह ढूंढने के लिए कहता है जहां पर कोई आता जाता ना हो। उसके बाद वो उसे एक फोर्स दिखाता है जहां पर कोई नहीं आता। हान उसे वहां पर लेकर जाता है और रोमन उसे कहता है कि जब तक कि लोगों की जान ही खतरे में ना हो तब तक मुझे ना बुलाना, ना ही खाना देना, ना ही पानी देना। जब तक मैं खुद बाहर ना आ जाऊं तब तक कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। अब हान ने वहां पर पहले ही घास बिछा दी थी, लेकिन रोमन प्रेफर करता है उसके बिना ही काम करना। वहां पर बैठ जाता है और बहुत दिनों से वो अपने अंदर एनर्जी को इकट्ठा कर रहा था। अब उसे प्योरीफाई करता है, जो कि बहुत ही मेसी प्रोसेस होता है, क्योंकि उसके आंख, कान, मुंह से खून आने लग जाता है। और ये उसका पहला स्टेप था अपने गोल की तरफ, अपनी पास्ट की सारी स्ट्रेंथ को वापस से रीगेन करना। और वहीं दूसरी तरफ हमें सीन दिखाया जाता है जहां पर फ्लोरा लॉरेन और उसके फादर, जो कि लॉरेन एस्टेट के लीडर थे, मालिक थे, वो वहां पर आते हैं डिमिट्री फैमिली के हेड से बात करने के लिए रिश्ते के बारे में, जो कि वो दोनों पहले ही रिजेक्ट कर चुके थे। अब आगे क्या होगा जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आए और तुम चाहते हो कि नेक्स्ट पार्ट आए तो मेक श्योर करना कि तुम कमेंट भी करो, लाइक भी करो, और हो सके तो दोबारा भी देख लेना या दोस्त को शेयर कर देना। डिमिट्री वॉर के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। लास्ट एपिसोड में मैंने ये कहा था कि ये सीरीज वन ऑफ द बेस्ट सीरीज है और मैं अभी भी उसी स्टेटमेंट पर हूँ। मैंने इसकी आगे की कहानी पढ़ी और ये कमाल की है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि रोमन डिमिट्री बहुत सारी चीजें करता है, जिसमें 2 लोगों को स्पेशली रिक्रूट करता है। एक का नाम होता है क्रिस, जो कि कैप्टन जोनाथन की टीम में था, और दूसरा होता है केविन। उसके बाद वो जाकर अपनी पास्ट लाइफ की स्ट्रेंथ को वापस पाने की कोशिश करता है। वो 1 हफ्ते के लिए ट्रेनिंग करता है हेवनली डीमन आर्ट्स की पहली स्टेज, जिसे ह्यूमन स्टेज कहा जाता है। उसने बहुत सारी एनर्जी स्टोर की थी और अब वो उसे प्योरीफाई कर रहा था, और इसके लिए वो बहुत ही रिग्रेस ट्रेनिंग थी। उसकी आंख, कान, नाक से खून आ रहा था, लेकिन तब भी वो कंटिन्यू करता है। अब आगे सीन 1 हफ्ते बाद शिफ्ट होता है, जहां पर एक आदमी दरवाजा खोलता है और काउंट लॉरेन और उनकी बेटी फ्लोरा लॉरेन वहां पर आती है। वो वहां पर उन्हें बैठने के लिए कहता है, लेकिन फ्लोरा के फादर पूछते हैं कि रोमन डिमिट्री कहाँ पर है, और वो बताता है कि वो अभी बिजी हैं। और उसके फादर समझ जाते हैं कि हम यहाँ पर वेलकम नहीं हैं, और अपनी बेटी को समझाते हैं कि मैंने ये मीटिंग इसीलिए अरेंज की है ताकि तुमने जो गलती की थी उसे ठीक कर सको। और फ्लोरा लॉरेन कहती है कि हाँ, मैं समझ गई हूँ। उसके बाद हमें वो सीन दिखाया जाता है जहां पर फ्लोरा अपने फादर को बताती है कि उसने रोमन डिमिट्री के साथ रिश्ता तोड़ दिया है, और ये सुनकर वो चिल्लाने लग जाते हैं कि क्या तुमने रिश्ता तोड़ दिया, तुम्हें पता भी तुमने क्या किया है। और फ्लोरा कहती है कि हाँ, मैंने पहले ये सारी सिचुएशन रोमन डिमिट्री के साथ डिस्कस कर ली थी, और तो और मैं आपकी दी हुई एडवाइस को फॉलो करना चाहती थी। और उसके फादर कहते हैं कि मुझे लगा था मैंने एक समझदार बेटी को बड़ा किया है, लेकिन तुम इतनी ज्यादा बेवकूफी करोगी मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम्हें पता भी कि अभी क्या चल रहा है, बार्को फैमिली ने बहुत बड़ा लोन लिया है, इसका मतलब एक वॉर होने वाली है, और तुम्हारी शादी रोमन डिमिट्री से करवाना कोई मर्जी नहीं थी, बल्कि एक इकलौता और लास्ट ऑप्शन था, क्योंकि डिमिट्री फैमिली ही एक ऐसी फैमिली है जो कि बारकोस का मुकाबला कर सकती है। उसके अलावा हमें कोई नहीं बचा सकता। लेकिन फ्लोरा पूछती है कि ऐसी बात नहीं है डैड, लॉरेन फैमिली मतलब हमारी फैमिली भी काफी पावरफुल है, तो हम बिना उनकी मदद के क्यों नहीं जीत सकते। और उसके फादर एक्सप्लेन करते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी लोन लिया था वो सारे के सारे कागज सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिए थे, और ये सिर्फ तभी हो सकता है जब ये बात बहुत ऊपर तक जा चुकी हो। इस लड़ाई को डिजाइन किया
किया गया है हमारे हारने के लिए, ताकि हम हार जाए और वो हमारा सब कुछ ले जाए, हमारी इज्जत, हमारी जमीन, और तो और तुम भी, जिसे लॉरेंस फैमिली की शान माना जाता है, वो तुम्हें भी ले जाएंगे। और अब फ्लोरा लॉरेन को समझ में आता है कि उसने जो कुछ भी किया था वो बहुत ही फुलिश था, लेकिन फिर भी उसने सब कुछ इग्नोर किया था। उसे ये सब कुछ पहले से पता था, लेकिन अब उसे रियलाइज होता है कि वो हमेशा एक फ्लावर की तरह जिंदा नहीं रह सकती, उसे बड़ा होना होगा। वहीं दूसरी तरफ हान यहाँ से वहां चक्कर लगा रहा था, क्योंकि लॉरेन फैमिली के दोनों मेंबर सुबह से वेट कर रहे थे और दोपहर हो चुकी थी, लेकिन रोमन ने यह भी कहा था कि उसे डिस्टर्ब नहीं करना है। और फाइनली दरवाजा खुलता है। रोमन जहां पर गया तो दरवाजा खुला तो वहां से ग्रेडियंट्स निकल रही थी और हान बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ लॉरेन के फादर अभी बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। वो कहते हैं कि मैं सारा मैटर अपने हाथ में लूंगा। वो सीधा जाते हैं और रोमेरो डिमिट्री के ऑफिस का दरवाजा खोलते और कहते हैं कि मुझे पता है कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि डिमिट्री इतना कुछ कर सकते हैं, वो इतने पैटी हो सकते हैं कि वो मुझे वेट करवाएंगे। लेकिन रोमन के फादर रोमेरो बिल्कुल शांत होते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है, तुम जो कह रहे हो ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ क्या तुम्हारी ये मीटिंग पहले से स्केड्यूल थी? और फ्लोरा के फादर कहते हैं कि मुझे पता है कि मैंने पहले मीटिंग शेड्यूल नहीं की थी, लेकिन मैं पिछले एक हफ्ते से कह रहा हूँ कि मुझे रोमन डिमिट्री से बात करनी है। अगर तुमने शुरुआत से ही मना कर दिया होता तो हम इतने ऑफेंड नहीं होते। लेकिन रोमेरो कहता है कि हम तुम्हारी विजिट मना क्यों करेंगे? और रोमेरो अब भी शांत होता और कहता है क्या बस इसी वजह से तुम मेरे रूम में ऐसे अनअनाउंस्ड आ गए हो? और अब रोमेरो कहता है कि तुम्हें दोपहर तक वेट करने में इतनी ज्यादा दिक्कत है। जिस दिन इन दोनों का रिश्ता होने वाला था उस दिन रोमन मेरे पास आया तो उसने कहा था कि उसे शादी नहीं करनी, और तो और फ्लोरा लॉरेन को भी शादी नहीं करनी है। तुम्हारी बेटी ने उस शादी के लिए मना किया था, हमारा मजाक बन रहा था, लेकिन तब भी मैंने कुछ नहीं कहा और एक फूल की तरह अपनी बेइज्जती देखता रहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारी बेटी खुद यहाँ पर आई थी ये कहने के लिए कि उसे ये शादी नहीं करनी। और तो और इस शादी का पहला प्रपोजल तुमने रखा था, इसके बावजूद मैं चुप रहा। और इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम मेरे कमरे में जबरदस्ती घुसकर ये कह रहे हो कि तुम्हें दोपहर तक वेट करना पड़ रहा है। हमने तुम्हारी वजह से इतना कुछ सहन किया है और तुम्हें दोपहर तक वेट करना मंजूर नहीं है, और वो भी ऐसी मीटिंग के लिए जो तुमने स्केड्यूल की भी नहीं थी। उसके बाद रोमेरो से बताता है कि हमें थोड़े दिन पहले ही बार्को फैमिली से एक ऑफर आया था, एक पॉलिटिकल मैरिज का। वो अपनी बेटी की शादी रोमन डिमिट्री से करना चाहते हैं और इसके बदले में सोचो उन्होंने हमें क्या ऑफर किया होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से कनेक्शन और तो और तुम्हारी जमीन का आधा हिस्सा। लेकिन तब भी मैंने उस ऑफर को रिजेक्ट किया, सोचो क्यों? और इस टाइम पर बार को भी सोचने लग जाता है कि यार इन्होंने ऐसा क्यों किया होगा, क्योंकि डिमिट्री फैमिली के लिए बहुत ही एडवांटेजियस होता कि उनके कनेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंच जाते और उसके साथ साथ उन्हें और जमीन भी मिलती, उनकी टेरिटरी भी एक्सपेंड हो जाती। और अब रोमेरो डिमिट्री बताता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे बेटे को तुम्हारी बेटी पसंद थी और डिमिट्री फैमिली इतनी पावरफुल है कि वो जिस रास्ते पर जाना चाहे वहां जा सकती है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि रोमन को फ्लोरा पसंद थी, इसलिए मैंने उस ऑफर को रिजेक्ट किया। और फ्लोरा के फादर को समझ में आता है कि उसने अपनी फूलिश ईगो की वजह से बहुत कुछ खराब कर दिया है। और रोमेरो ये भी कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारी बेटी की ब्यूटी के लोग दीवाने हैं, उसकी रेपुटेशन कमाल की है। वहीं दूसरी तरफ रोमन की रेपुटेशन उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन तुम्हें ये भी बात याद रखनी होगी कि रोमन किस फैमिली से आता है। वो डिमिट्री फैमिली से आता है। जब उसके नाम के पीछे डिमिट्री लगता है तो सब कुछ बदल जाता है। और इसीलिए इस मैरिज के लिए जो डेस्परेट होने चाहिए वो हम नहीं, वो तुम हो। या फिर अगर मैं कुछ गलत समझ रहा हूँ तो मुझे बताओ। उसके बाद तभी फ्लोरा को याद आती है एक पास्ट मेमोरी, जब वो स्कूल में थी। वहां पर ज्यादातर नोबल्स के बच्चे आते थे अपनी नॉलेज को एक्सपेंड करने के लिए, लेकिन वहां पर एक लड़का था जो बिल्कुल पीछे बैठता था। वो नॉर्थ से आया था और ऐसा लगता था कि वो एग्जिस्ट भी नहीं करता, अनटिल एक दिन उसने एक फ्लावर वास को तोड़ दिया था। अब बाकी सब के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती, बाकी नोबल्स के लिए अगर वो कोई और चीज तोड़ भी देते तब भी कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन उसके केस में उसके लिए एक डिसिप्लिनरी कमेटी बिठाई जाती है जहां पर उसके फादर को अपना सर झुकाकर माफी मांगनी पड़ती है। और अब फ्लोरा को रियलाइज होता है कि जो कमजोर होता है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, उसे सर झुकाना ही पड़ता है। और इस टाइम पर वो कमजोर है, वो वीक है और उन्हें जरूरत है डिमिट्री फैमिली की। पहले फ्लोरा को उस बच्चे के लिए जब वो याद कर रही थी बुरा लग रहा था, लेकिन उसके पास कोई हक नहीं है उसके बारे में बुरा फील करने, क्योंकि उसकी सिचुएशन भी सेम है। इसीलिए वो भी सर झुकाकर माफी मांगने लगती है। लेकिन तभी पीछे वहां पर दरवाजा खुलता है और रोमन आता है और उसकी लुक कंप्लीटली चेंज हो चुकी थी। उसके बाल सफेद हो चुके थे, उसकी हाइट बढ़ चुकी थी, और ज्यादा मस्कुलर हो चुका था। वो आकर अपने फादर को ग्रीट करते और सब लोग हैरान थे। उसके फादर उससे पूछते क्या तुमने अपनी ट्रेनिंग खत्म कर ली है? और रोमन कहता है कि हाँ मैंने कर ली है, लेकिन वो बात हम बाद में डिस्कस
डिस्कस कर सकते हैं। अब यहाँ से शादी की बातचीत शुरू होती क्योंकि उसी चीज के लिए रोमन को यहाँ पर बुलाया गया था। अब रोमन भी ये बात समझ गया था कि ये अलायंस लॉरेंस फैमिली को बचाने के लिए की गई थी, लेकिन सब कुछ बदल गया था जब फ्लोरा यहाँ पर पहली बार आई थी और उसने एंगेजमेंट को कैंसिल कर दिया था। शायद उसने रूमर्स को सुनकर ये डिसाइड किया था कि वो मुझ जैसे इंसान से शादी करना नहीं चाहती। लेकिन रोमन भी कहता है कि अच्छा ही हुआ, क्योंकि मुझे भी ऐसी लड़की के साथ जिंदगी बितानी है जो कि दूसरों की बातों पर नहीं, उस चीज पर फैसले ले जो खुद देखती है और महसूस करती है। और इसी वजह से वो एंगेजमेंट को खत्म करना चाहता है। रूम बिल्कुल साइलेंट हो जाता है। लॉरेंस को लगता है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन अब फ्लोरा के फादर में एक डर बैठ गया था। अगर कहीं गलती से डिमिट्री और बार्को फैमिली ने हाथ मिला लिए तो उनके पास 0% चांस होगा अपने आप को बचाने का। इसलिए वो डिसाइड करता है कि कम से कम मैं इस चीज को प्रिवेंट कर सकूं। इसीलिए वो अपना सर झुकाकर कहता है कि आज से हम कभी भी डिमिट्री फैमिली के मर्चेंट से टैक्स नहीं लेंगे। जो भी हमारी टेरिटरी में आएंगे, ट्रेड करेंगे, हम उनसे कभी भी टैक्स नहीं लेंगे। हालांकि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि डिमिट्री एक बहुत ही वेल्दी फैमिली है, उनके लिए इतना सा टैक्स ज्यादा मायने नहीं रखता। लेकिन तब भी एक तरीका था एक गुड फेथ शो करने का। और रोमेरो कहता है कि ठीक है, हम बार्को फैमिली से हाथ नहीं मिलाएंगे। और फ्लोरा के फादर को थोड़ा सा चैन मिलता है कि एटलीस्ट अब दोनों पावरफुल फैमिलीज एक साथ नहीं आएंगी, हमारे पास 1-2% चांस होगा अपने आप को बचाने का। अब वो वहां से जाने लगते हैं, और जब वो जा रहे होते हैं और लॉरेन फैमिली का हेड पीछे मुड़कर सोचता है कि यार, अगर मुझे पहले पता होता कि रोमन डिमिट्री में इतना ज्यादा पोटेंशियल है तो मैं अपनी बेटी को ढंग से समझाता। और उन दोनों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब दरवाजा बंद होता है, वहां पर रोमन के फादर उससे पूछते हैं कि तुम्हारे साथ इस हफ्ते में हुआ क्या है। और रोमन मन ही मन सोचता है कि उसने सारी एनर्जी को इकट्ठा कर लिया था और वो बस उसे प्योरीफाई कर रहा था, क्योंकि इस दुनिया में मैना एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो उसे क्लीन करने के बाद जो पहली स्टेज थी, जो कि ह्यूमन बॉडी को इवॉल्व करना है, वो बहुत ही कमाल की इफेक्ट शो कर रही थी। जो कि म्यूरियम वर्ल्ड में ज्यादा कुछ खास नहीं होता, लेकिन यहाँ पर कमाल के इफेक्ट्स थे। उसकी बॉडी कंप्लीटली चेंज हो गई थी। और वो अपने फादर को बताता है कि ये सिर्फ मेरे फिजिकल बॉडी में चेंज नहीं हुआ है, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने मैना को फील करना सीख लिया था। अब वो मेरी वेन्स में दौड़ रहा है और मुझे मैना फील होता है। अब उसके फादर इस चीज को सुनकर बहुत ज्यादा हैरान थे, क्योंकि इसे होने में कम से कम 1 साल लगता है। उसने बहुत कम इंस्टेंसेस ऐसे सुने हैं जहां पर रोमेरो ने सुना था कि ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है। लेकिन उसके बाद वो अपने बेटे को देखता है, वो एक के बाद एक कमाल की काम करता हुआ जा रहा है। और ये सारी चीजें लॉजिक को डिफाई कर रही थी, लेकिन तब भी वो इस बात को डिनाई नहीं कर सकता कि वो उसका बेटा है। और उसके फादर उसे कहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी में जितने भी चैलेंज आए, मैं कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। और तुम कभी भी ये मत भूलना कि तुम्हारा नाम रोमन डिमिट्री है, और मैं तुम्हारा सपोर्ट कभी भी नहीं छोड़ूंगा। और तब रोमन को अपनी पास्ट लाइफ याद आती है, जहां पर उसके फादर ने ये कहा था कि वो एक पैथेटिक फूल है, वो जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएगा। और जिस इंसान को अभी देख रहा था, रोमन डिमिट्री के फादर, वो बहुत ही काम, कंपोज और लविंग फादर थे। और एक स्माइल के साथ अपने फादर को थैंक यू कहता है। और उसके बाद रूम से जब जाने लगता है, तब वहां पर बाहर कोई उसे आवाज लगाता है, और ये और कोई नहीं बल्कि फ्लोरा लॉरेन थी। कि मैंने तुम्हें गलत जज किया था, उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उस टाइम पर मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन रोमन बस ऐसे ही निकल जाता है और आगे बढ़ते हुए कहता है कि वैसे भी मेरा कोई इरादा नहीं था इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने का। लेकिन तब भी वो कहती कि मैंने इस रिश्ते के लिए मना किया था, इसीलिए मैं बस तुम्हें बताना चाहती थी कि मैंने ऐसा क्यों किया था। ये उस दिन के सेलिब्रेशन या फिर पार्टी के बारे में है जहाँ पर हम दोनों ही गए थे। वहाँ पर जैसे ही लोगों को पता चला कि मेरी शादी तुमसे होने वाली है, वहाँ पर लोगों ने बहुत सारे रूमर्स फैलाना शुरू कर दिए। उनमें से एक ये था कि तुम कुछ सब्सटेंस का यूज करते हो, DRU। अब मुझे नहीं पता कि वो मेडिसिनल ड्रग्स क्या थे क्या नहीं थे, क्या तुम उसे यूज करते हो नहीं करते हो, लेकिन मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। लेकिन रोमन कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं वो यूज करता हूँ ना करता हूँ, तुम्हें उस पर बिलीफ हो या ना हो, अब हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। उसे वहीं पर छोड़कर चला जाता है। और रात को जब हान उसे चाय सर्व कर रहा होता है, उससे पूछता है कि मुझे तुमसे एक सवाल पूछना, क्योंकि उसके मन में एक कंफ्यूजन चल रही थी, क्योंकि उसने अभी अभी अपनी बॉडी की प्योरिफिकेशन की थी। उसमें इम्प्योरिटीज बहुत सारी थी, लेकिन मेडिसिनल ड्रग्स जैसी कोई चीज नहीं थी। इसीलिए वो हान से पूछता है क्या तुमने मुझे कभी भी ऐसा कुछ यूज करते हुए देखा है। और हान थोड़ी देर के लिए डर जाता है, लेकिन रोमन उसे कहता है कि तुम कुछ भी बोलो, मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा और ना ही तुम्हें कोई और सजा देगा। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी में क्या क्या गलत काम किए थे, क्या क्या गलत डिसीजन लिए थे, मैं उसे ज्यादा अच्छे तरीके से समझना चाहता हूँ, क्योंकि तुम मेरे सबसे पास से, तुम्हें सबसे ज्यादा पता होगा। और हान कहता है कि मैंने अपनी आंखों से तो कभी नहीं देखा, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि आपका बिहेवियर बहुत
बहुत ज्यादा अजीब है। और रोमन पूछता है कि ऐसा कब हुआ था, और हान बताता है कि एक सोशल गैदरिंग में हुआ था जो कि 15 दिन पहले थी। आप वहां पर नॉर्मल गए थे, लेकिन जब आए थे तो आपका चेहरा अजीब सा था, जैसे आप डरे हुए या फिर कुछ अजीब ही। और उसके बाद ऐसा लग रहा था कि आपकी जीने की इच्छा खत्म हो गई थी और आप अपने रूम में ही पूरा दिन रहते थे। और तो और आप पूरी रात बहुत ही ज्यादा पीते थे और एक नई बोतल की डिमांड करते थे। और यही एक रीजन था जिसकी वजह से हान को ये लगा था कि वो कुछ न कुछ तो यूज कर रहा है। और तब रोमन को याद आता है कि फ्लोरा ने क्या कहा था, वो नोबल गैदरिंग। और रोमन हान से पूछता है कि वो सारी की सारी गैदरिंग ऑर्गेनाइज कौन करता है, और हान उसे बताता है कि ये है बारको फैमिली का सबसे बड़ा बेटा एंथनी बारको। और रोमन के लिए बहुत ज्यादा अजीब था, क्योंकि जैसे ही लोगों को ये पता चला कि फ्लोरा उसकी मंगेतर है, वैसे ही लोग रूमर फैलाने लगे। और उसी टाइम पर इसने डिसाइड किया कि ये अपनी जिंदगी खत्म कर लेगा। अब उसे एक रफ आइडिया था कि क्या हुआ था, लेकिन उसे पूरी डिटेल्स जाननी थी। और रोमन की जो मतलब पिछली जिंदगी थी, जो उसने लेटर लिखा था लास्ट टाइम पर, वो थोड़ा अजीब था। उसमें इसने लिखा था कि मैं बैटल में जाना नहीं चाहता, इसीलिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। लेकिन उस टाइम तक इसकी शादी फ्लोरा से फिक्स हो चुकी थी और उसने इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा था, क्योंकि अगर उसे वॉर को अवॉइड करना होता तो इस मैरिज के साथ बहुत आसानी से कर सकता था। लेकिन उसके बावजूद उसने अपनी जिंदगी को खत्म करना ही सही समझा। लेकिन क्यों? रोमन हान से पूछता है, क्या मैं और एंथनी हमेशा से अच्छे दोस्त थे? और हान कहता है कि आप काफी टाइम से दोस्त हैं, लेकिन रिसेंटली कुछ तो अच्छा नहीं चल रहा था। और ये सब कुछ शुरू हुआ था जब लॉरेन फैमिली की तरफ से ये मैरिज प्रपोजल आया था, क्योंकि ये शादी बारकोस के लिए एक बहुत बड़ी ऑब्स्टिकल बन जाएगा, क्योंकि वो लॉरेन लैंड को ले जाना चाहते थे, अपने कब्जे में करना चाहते थे। लेकिन अगर डिमिट्री फैमिली उनके साथ मिल जाती है तो वो ये नहीं कर पाएंगे। और इस चीज को खत्म करने का सबसे बढ़िया तरीका ये था कि शादी को ही तोड़वा दो। अब रोमन को समझ में आता है कि इन सब के पीछे बारकोफ फैमिली थी। उसके बाद हान बताता है कि एक और पार्टी का इन्विटेशन आया था, मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप ट्रेनिंग में थे। और अब वो रोमन से पूछता है कि इसका क्या करना चाहिए। अब रोमन कहता है कि ऐसा लग रहा है ये मुझे कम समझ रहे हैं। और यही एक बात है जो सेलेस्टियल डीमन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, कि लोग उसे अंडर एस्टिमेट करें। अब रोमन उससे पूछता है कि ये पार्टी कब होने वाली है, और वो कहते हैं कि 2 हफ्ते बाद। तो रोमन एक स्माइल के साथ कहता है कि उन्हें कह दो कि मैं जरूर आऊंगा। अगला दिन आता है और हान वहां पर केविन को ला रहा होता है। वो रोमन से मिलने के लिए आता है, लेकिन हान उसे पहले ही वार्न कर देता है कि ज्यादा हैरान मत होना, क्योंकि मास्टर रोमन की अपीयरेंस थोड़ी ही चेंज हो चुकी है। केविन अंदर जाता है और कहता है, यंग मास्टर आपने मुझे बुलाया था? रोमन कहता है कि हाँ, लेकिन फिर वो रोमन की तरफ देखकर वो हैरान हो जाता है। वो लंबा हो चुका है, उसकी बॉडी बन चुकी है, बालों का कलर चेंज हो चुका है। रोमन उससे पूछता है, क्या तुम अच्छे से एडजस्ट कर रहे हो? और केविन कहता है कि हाँ, जगह बहुत अच्छी है, लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं बस ये जानना चाहता था कि मेरा यहाँ पर रोल क्या होगा। मैंने कसम खाई थी कि मैं अपनी जिंदगी आपके लिए जीऊंगा, लेकिन मेरे जैसा कॉमनर आपके लिए क्या कर पाएगा? और रोमन उसे कहता है कि तुम्हें मेरी तलवार बनना होगा। और केविन पूछता है कि इसका क्या मतलब है? रोमन कहता है कि इसका मतलब तुम्हें खुद डिसाइड करना होगा, मैं तुम्हारा पाथ कभी चूज नहीं कर सकता, तुम्हें खुद करना होगा। लेकिन मैं तुम्हें 3 ऑप्शन देता हूँ। पहली चीज, तुम मेरी स्वॉर्ड ना बनकर हैंड्स और फीट बन सकते हो, तुम हान से सब कुछ सीखोगे, सब कुछ लर्न करोगे। दूसरा ऑप्शन था कि मेरी स्वॉर्ड बन जाओ, मेरे आसपास रहो, मुझे प्रोटेक्ट करो। और केविन कहता है कि लेकिन मैंने कभी भी स्वॉर्ड का यूज नहीं किया, मैं कोई स्वॉर्ड मास्टर नहीं हूँ, मैं बस एक नॉर्मल सा सिटीजन था। और रोमन कहता है कि मुझे पता है कि तुम ऐसा ही कहोगे, अगर तुम्हें एक स्वॉर्ड मास्टर बनना है तो तुम्हें स्केलेटल कंटोर्शन से जाना होगा। रोमन बताता है कि एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द होगा, हर एक जॉइंट, हर एक मसल टीयर होते हुए तुम्हें समझ में आएगा कि दर्द का असली मतलब क्या होता है। या फिर थर्ड ऑप्शन, वो अपनी स्वॉर्ड निकालता उसे देता और कहता है कि तुम्हें अपना हाथ अलग करना होगा। अगर तुम इस दर्द को बर्दाश्त कर सकते हो, खुद को दर्द देना बर्दाश्त कर सकते हो, तो तुम बाकी सब से ताकतवर बन जाओगे। उसे याद आता है मैड डीमन के बारे में, जो कि उसकी पास्ट लाइफ में मिला था। और केविन को देखकर उसे मैड डीमन की ही याद आती थी। वो अपनी पास्ट लाइफ में बिल्कुल भी ताकतवर नहीं था, लेकिन तब भी वो सिर्फ और सिर्फ शेयर डिटर्मिनेशन से एक मैड डीमन बन गया था। और ये सब कुछ डिपेंड करता है उसकी विल पावर पर। और रोमन उसे कहता है कि तुम इन तीनों में से कुछ भी चूज करो, तुम अच्छे से मुझे सर्व कर पाओगे, लेकिन तुम्हें क्या करना है वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। उसके बाद हमें केविन की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। वो बाहर फार्म में एक छोटे से तबेले में पैदा हुआ था, जहाँ
पर उसके बाद उसने बहुत मेहनत की। उसे खुद कमाना था तो उसे ऐसा कोई काम नहीं था जो उसे नहीं आता था, लेकिन तब भी कोई ना कोई वहां पर जरूर होता था उससे उसका हक छीनने के लिए, उसकी फैमिली को परेशान करने के लिए। इसीलिए वो दिन कभी नहीं भूल सकता जिस दिन उसने रोमन डिमिट्री की ओवरवेलमिंग पावर देखी थी। उसने अपनी कमजोरी देखी थी और देखा था कि एक इंसान कितना ताकतवर हो सकता है। उसने डिसाइड किया था कि वो इतना ही ताकतवर बनेगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये बॉडी कंटोशन क्या होता है, दर्द से इसका क्या मतलब है, अपना हाथ अलग करने से क्या होगा, लेकिन तब भी इस उम्मीद में कि वो रोमन डिमिट्री जितना ताकतवर बन जाएगा, वो उस स्वॉर्ड को ऊपर उठाता है और सीधा अपने हाथ की तरफ दे मारता है। लेकिन तब भी वहां से सीन कट होता और हमें क्रिस दिखाया जाता है जिसने ये डिसाइड किया था कि वो रोमन को फॉलो करेगा, लेकिन उसी के बाद वो आइसोलेशन ट्रेनिंग में चला गया। अब वो हान के पास आता है और पूछता है कि मास्टर रोमन कहाँ पर हैं, और हान बताता है कि वो केविन के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन उसे वार्न भी करता है कि किसी का भी अंदर जाना मना है। और क्रिस सोचता है कि आखिरकार ये केविन है कौन, मैंने तो कभी नाम नहीं सुना। और दूसरी तरफ हमें लगा था कि केविन ऐसा कुछ नहीं करेगा, लेकिन उसने ये सच में कर दिया था। लेकिन रोमन बस वहां पर खड़ा होकर देख रहा था कि केविन में कितनी डिटर्मिनेशन है। उसके बाद हान पूछते है कि इस तलवार पर खून क्यों लगा हुआ है, और रोमन कहता है कि कुछ नहीं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये मेरा खून नहीं है। लेकिन असल में तुम्हें ये लग रहा होगा कि रोमन कितना बेकार है, लेकिन जब केविन ऐसा करने वाला था लास्ट सेकंड से पहले ही उसने एक इल्यूजन क्रिएट किया था जिससे वो देखना चाहता था कि केविन ये सच में करेगा या फिर नहीं करेगा। और अगर उसने ये इल्यूजन क्रिएट ना किया होता तो केविन ये सच में कर देता, वो बस उसे टेस्ट कर रहा था। अभी पार्टी में 2 हफ्ते बचे थे और वॉर में 6 महीने, लेकिन तब भी रोमन डिमिट्री बहुत ज्यादा क्यूरियस था। वो एक्साइटेड था बाकी सबको ट्रेन करने के लिए, एक आर्मी बनाने के लिए। और एक रूम के अंदर वो केविन को कहता है कि जो मैं मैना कल्टीवेशन टेक्निक तुम्हें सिखाने वाला हूँ वो बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। और केविन हैरान होकर कहता है क्या हम सच में मैना के बारे में सीखेंगे? और रोमन कहता है कि हाँ, लेकिन असलियत में वो उसे मैड डीमन की एक टेक्निक सिखाने वाला था जो कि उसकी पास्ट लाइफ के एक आर्मी का मेंबर था। एक स्पिरिचुअल टेक्निक जो कि यूजर का दिमाग कंज्यूम करता है, लेकिन उसके बदले में उसे एक ओवरवेलमिंग पावर देता है। लेकिन ये टेक्निक सिर्फ वही इंसान यूज कर सकता है जो कि एक्सट्रीम पेन को बर्दाश्त कर सके। और इसी वजह से उसने केविन को वो टेस्ट किया था ये देखने के लिए कि केविन ये टेक्निक यूज कर भी पाएगा। रोमन कहता है कि तुम ये टेक्निक यूज कर पाओगे, लेकिन आज जो दर्द होगा वो कल से भी ज्यादा होगा। लेकिन इतना कुछ सुनने के बाद भी केविन बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है और कहता है क्या सच में मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। रोमन उसे बताता है कि मैं तुम्हें ये टीच क्यों कर रहा हूँ। वो बताता है कि ये सबसे फास्टेस्ट टेक्निक है कॉमनर के लिए, एक बिल्कुल नॉर्मल इंसान के लिए जो कि बहुत ज्यादा कमजोर है, जिससे वो बहुत जल्दी ग्रो कर सकता है। और दूसरा रीजन ये है कि इस टेक्निक से तुम जिसे चाहे उसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। और केविन अब उससे पूछता है कि लेकिन मास्टर आपने मुझ पर इतना यकीन क्यों किया? ऐसी कोई चीज नहीं है जो मुझे रोकेगी कि मैं ये सीख कर भाग जाऊं, तब भी आपने मुझ पर इतना यकीन क्यों किया? और रोमन उसे कहता है कि मैं तुम्हें ट्रस्ट करता हूँ क्योंकि बस मैं करता हूँ, इसका कोई रीजन नहीं है। रोमन वहां से जाने लगता है और कहता है कि कल के लिए रेस्ट करो और प्रिपेयर करो। और जाते वक्त रोमन के दिमाग में एक ही बात आ रही थी कि पास्ट लाइफ में मैड डीमन ने भी सेम सवाल पूछा था, इसका मतलब उसने सही इंसान को चूज किया है। लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट सिर्फ और सिर्फ वर्ड से या फिर एहसान से नहीं आता, पावर से आता है। और जैसे ही केविन स्ट्रॉन्ग बनेगा उसे पता चलेगा कि रोमन डिमिट्री या फिर मैड एम्परर डीमन को धोखा देने का क्या नतीजा हो सकता है। उसे पता चलेगा कि रोमन डिमिट्री असलियत में कितना ताकतवर है। अगले दिन सुबह होती है और वो ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देती हैं। वो केविन को स्पोर्ट्समैनशिप की बेसिक ट्रेनिंग दे रहा था कि कब क्या कैसे होता है, और वहीं पर क्रिस बैठा हुआ था जो कि बोर हो रहा था, जो सोचता है कि यार हम बिल्कुल शुरू से इसे क्यों सिखा रहे हैं, और तो इसके पास टैलेंट नहीं है, और उससे बुरी बात मैं कुछ क्यों नहीं सीख रहा हूँ। उसने सोचा था कि वो जैसे रोमन को फॉलो करेगा वो और ताकतवर बन जाएगा, लेकिन बल्कि उसका उल्टा हो रहा है, उसे इग्नोर किया जा रहा है। उसके मन में आता है कि मुझे दोबारा से कैप्टन जॉनसन के पास जाना चाहिए और वहां पर ट्रेनिंग करनी चाहिए, लेकिन फिर भी वो इस ख्याल को अभी के लिए छोड़ देता है। और कुछ दिन बीत जाते हैं, वो ऐसे ही बैठा रहता है और केविन को देखता रहता है। लेकिन फाइनली वो अपने ग्लव्स उतार कर फेंकता है, रोमन के पास जाता और कहता है कि मैंने आपको फॉलो किया था ताकतवर बनने के लिए। 2 हफ्ते हो चुके हैं, पहले हफ्ते में आप आइसोलेशन ट्रेनिंग में थे और उसके बाद अब इस हफ्ते आप केविन को ट्रेन कर रहे हैं, जबकि मैं इग्नोर हो रहा हूँ। मुझे माफ कीजिएगा जैसे मैंने बिहेव किया, लेकिन मैं कुछ सीखना चाहता हूँ। रोमन उसकी तरफ देखता और कहता कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हें देखकर सीखना होगा। और ऑब्वियसली क्रिस को ये बात समझ नहीं आती कि देखकर क्या सीखूं। और रोमन कहता है कि हर किसी का सीखने का अपना एक तरीका होता है। अब केविन जब तक ये बेसिक लेवल पर नहीं पहुंच जाता, उसे सब कुछ सिखाना होगा।
वहीं दूसरी तरफ तुम बहुत ज्यादा अलग हो, क्योंकि मैंने तुम्हें हरा दिया था, इसीलिए मैं जो कुछ भी कहूंगा तुम ब्लाइंडली फॉलो करने लग जाओगे, जो कि मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम देखो, सीखो और सोच समझ कर सब कुछ करो। तो क्रिस उससे पूछता है क्या मैं बस ऑब्जर्व ही करता रहूंगा, और रोमन कहता है नहीं, और इसी के साथ एक प्रैक्टिस स्वॉर्ड लेता है और उसकी तरफ फेंक देता है और कहता है कि तुम इसके साथ मुकाबला करोगे। और केविन इस टाइम पर मैलनरिश्ड था, उसकी बॉडी ढंग से डेवलप भी नहीं हुई थी और अब उसे एक 2 स्टार नाइट के अगेंस्ट में जाना पड़ेगा। और रोमन बताता है कि मैं क्रिस को सिखाऊंगा कि केविन को कैसे हराना है, और केविन को सिखाऊंगा कि क्रिस को कैसे हराना है, और वो भी एक फाइट के दौरान। और क्रिस को कहता है कि अगर इस डुएल के बाद भी तुम्हें ये लगता है कि मैं गलत था और तुम सही थे, तो मैं तुम्हें पर्सनली सिखाऊंगा। अब ना तो केविन इस फाइट को करना चाहता था, ना ही क्रिस। अब क्रिस कहता है कि इन्हें क्या लगता है कि मैं इतना कमजोर हूँ कि मैं इस बच्चे से हार जाऊंगा। उसे गुस्सा तो आता, लेकिन तब भी वो डिसाइड करता है कि नहीं, मैं इसे शो करूंगा कि मैं वो वही कमजोर इंसान नहीं हूँ। और वो केविन को कहता है कि तुम्हारे पास हारने के लिए कुछ नहीं है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो तुमसे ज्यादा ताकतवर हैं, जैसे ही ब्लड फैंग जो तुम्हारी फैमिली को दबाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें परेशान कर रहे थे, वैसे ही क्रिस इस टाइम पर तुम्हें दबाने की कोशिश कर रहा है। तो तुम्हें लड़ना होगा और ताकतवर बनना होगा, वरना तुम क्या करोगे, हमेशा डर कर भागते रहोगे, ओप्रेस होते रहोगे। और क्रिस को ये देखकर और भी ज्यादा गुस्सा आता है कि रोनन ये कहना चाहता है कि केविन के पास कोई चांस है मेरे अगेंस्ट जीतने का। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस चीज से उसे क्या फायदा होगा, लेकिन तब भी वो सोचता है डुअल ही होता है, उसे वैसे ही परफॉर्म करना चाहिए। और वो पूरी ताकत के साथ केविन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, और वो सोचता है कि कोई चांस नहीं है कि मैं इससे हार जाऊंगा। ये लूजर इतना कमजोर था कि 1 हफ्ते पहले ही इसने ट्रेनिंग शुरू की है। केविन पहले अटैक को ब्लॉक करता है और उसकी तलवार की मूवमेंट को देखकर अटैक करने की सोचता है, लेकिन इससे पहले ही केविन उसकी तलवार को दूर करते उसके पेट पर अटैक करता है और केविन नीचे गिर जाता। उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, और इस टाइम पर क्रिस सोचता है कि मुझे लगा था कि रोमन इसकी थोड़ी बहुत तो मदद करेगा, लेकिन वो तो बस साइड में खड़ा है। लेकिन तब भी क्रिस डिसाइड करता है कि मैं इसे जल्दी से खत्म करता हूँ। टाइम बीतता है, लड़ाई कंटिन्यू रहती है। केविन बहुत बुरी तरीके से मार खा रहा था और रोमन बस साइड में खड़ा होकर स्माइल कर रहा था, और केविन अभी भी जमीन पर था और खड़े होने की कोशिश कर रहा था। और इस टाइम पर क्रिस कहता है कि जितना मैंने सोचा था तुमने उससे कहीं ज्यादा किया है। एक ऐसा इंसान जिसने 1 हफ्ते पहले ही ट्रेनिंग शुरू की है, जिसके पास मैना नहीं है, उसके हिसाब से तुमने काफी इम्प्रूव कर लिया है। अब टाइम आ गया है जब तुम्हें गिव अप करना ही होगा। क्योंकि इन सारे अटैक में क्रिस ने अभी तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया भी नहीं था, लेकिन केविन का कोई भी इरादा नहीं था कि वो गिव अप कर दे। और क्रिस उसे एक आखिरी बार वार्न करता है कि अगर तुम्हें कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी मैं बिल्कुल भी नहीं लूंगा, तो सोच समझ कर फैसला लेना। लेकिन इसके बाद केविन हंसने लग जाता है, जिसे देखकर रोमन तो स्माइल करता है, लेकिन क्रिस बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते कि ये हंस क्यों रहा है। और केविन कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि ये फाइट खत्म कैसे होगी। और रोमन दोनों को तैयार होने के लिए कहता है, फाइट दोबारा से शुरू होगी। और तभी केविन को एक आवाज आती है जो उसे कह रही थी कि प्रिपेयर रहना, एक सरप्राइज अटैक आएगा। रोमन सिग्नल देता है फाइट शुरू करने का, क्रिस अटैक करता है, लेकिन इस टाइम पर केविन उसे ब्लॉक कर लेता है। वो सेम आवाज उसे कहती है कि साइड हट जाओ और उसकी चेस्ट पर अटैक करो, लेकिन उसका पैर लड़खड़ा जाता है और क्रिस दोबारा से उसकी तलवार साइड करता है और उसके पेट में मारता है। वो नीचे गिरता है, लेकिन इस बार उसे आवाज आती है कि दोबारा जल्दी खड़े हो जाओ। न जाने क्यों लगता है कि वो रोमन की आवाज सुन रहा था, और उस टाइम पर रोमन उसे एक्सप्लेन करते हैं कि एक मैना फ्लक्चुएशन टेक्निक है जो कि तुम्हारे कान के आसपास के मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट करती है, जिससे मैं बिना बोले तुमसे बात कर सकता हूँ, और वो आवाज इतनी ही होती है कि सिर्फ तुम्हें सुनाई दे। केविन को कभी कोई अंदाजा भी नहीं था कि ऐसी कोई चीज होती भी है। तभी रोमन उसे कहता है कि साइड में डक करो। वो झुकता और साइड में चला जाता है, जिससे वो क्रिस के अटैक को डॉज कर लेता है। उसके बाद रोमन उसे कहता है कि घूमो और जल्दी से क्रिस के लेफ्ट साइड पर अटैक करो, लेकिन क्रिस इसे भी डॉज कर लेता है और उसके चेस्ट पर एक लात मारता है। और केविन को रियलाइज होता है कि जिस चीज में वो पीछे है वो टेक्निक नहीं है, बल्कि उसकी स्पीड और स्ट्रेंथ है। अब क्रिस उस पर अटैक करता है और रोमन उसे कहता है कि साइड हट जाओ, लेकिन तब भी वो लैक ऑफ स्पीड की वजह से नहीं हट पाता और दोबारा उसके मुंह पर एक घुटना लगता है। और इस टाइम पर क्रिस बहुत ज्यादा हैरान था कि ये लड़का गिव अप बिल्कुल नहीं कर रहा है, और रोमन सोच रहा था कि केविन के पास 1% भी चांस नहीं है कि वो इसे हरा सके। लेकिन रोमन के लिए सिचुएशन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, और इस टाइम पर केविन स्माइल करने लग जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि रोमन एक ओमनीपोटेंट बीइंग है जो कि बिना बोले किसी के भी कान में अपनी आवाज पहुंचा सकता है। एक 2 स्टार नाइट के अगेंस्ट में वो उसे प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दे सकता है कि कैसे जीतना है।
उसे पता था कि दिक्कत उसकी बॉडी में है, उसकी स्ट्रेंथ में है, उसकी स्पीड में है। अगर वो रोमन की इंस्ट्रक्शन ढंग से फॉलो कर रहा होता तो एक 2 स्टार नाइट को भी हरा देता। और इस फाइट में जो असली में मैनिपुलेट हो रहा था वो था क्रिस। अब केविन को दोबारा से इंस्ट्रक्शन मिलती है और वो इस बार अटैक को डॉज कर लेता है। अब केविन दोबारा से उस पर काउंटर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिस ब्लॉक करके उसके मुंह पर मुक्का मारता है। लेकिन अब क्रिस को भी रियलाइज होता है कि वो उसे नॉकडाउन नहीं कर पा रहा है, वो बस वीक पंचेस उसे या फिर वीक अटैक ही कर पा रहा है। और केविन को रियलाइज होता है कि एक 2 स्टार नाइट भी रोमन के सामने कुछ नहीं है। रोमन एक ऐसा इंसान है जिसे वो फॉलो करना चाहेगा, अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक उसे फॉलो करना चाहेगा। और केविन डिसाइड करता है कि अगर रोमन कोई ऐसी बात भी कहेगा जिसकी कोई सेंस नहीं बनता, तब भी वो उसे फॉलो करेगा। और अगर उसे रोमन की एक स्वॉर्ड बनना है तो वो उसे शेयर विल पावर से करना होगा, पीछे हटने का तो कोई चांस ही नहीं है। वो अब भी फाइट करते बहुत टाइम निकल जाता है और क्रिस उसे 10वीं और आखिरी बार वार्न करता है कि अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो बहुत नुकसान होगा। लेकिन केविन दोबारा से स्माइल करने लग जाता है। सीन दोबारा से रिपीट करता है। रोमन ये देखकर बहुत ज्यादा खुश था और केविन अब गुस्से से पागल हो रहा था। क्रिस कहता है कि मैं तुम्हारा हाथ ही अलग कर दूंगा। वो उस पर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन रोमन केविन को इंस्ट्रक्शन देता है कि जल्दी से उस पर अटैक करो, क्योंकि अटैक तभी पावरफुल होता है जब वो पूरी फुल स्पीड से तुम्हारी तरफ आए। अगर तुम उसे बीच में रोक दोगे तो उसका पूरा असर नहीं होगा। और केविन बिना सोचे समझे, बिना डाउट किए उस पर अटैक करने के लिए चला जाता है। और क्रिस को मिड अटैक में रियलाइज होता है कि उसने बहुत ही गलत फैसला लिया था और अपने आप को एक डिफिकल्ट पोजीशन में रख दिया है। इसीलिए क्रिस बीच अटैक में डॉज करता है और उसे सोचता है कि मुझे कभी नहीं लगा था कि इस बच्चे में इतनी हिम्मत होगी कि ये मुझ पर हेड ऑन अटैक करेगा। और केविन को दोबारा से इंस्ट्रक्शन मिलती हैं और क्रिस नीचे डक करता है और उसके बाद उस पर अटैक करता है। लेकिन रोमन इस बार खुश था क्योंकि क्रिस ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि अगला अटैक क्या होगा और उसने बिल्कुल वैसे ही डॉज किया था जैसे कि रोमन ने उसके खिलाफ किया था। और अब रोमन आगे बढ़ते हुए कहता है कि तुमने इसे हरा दिया है तो अब से मैं तुम्हें पर्सनली टीच करूंगा अगर तुम चाहते हो तो, लेकिन वो चॉइस अब भी तुम्हारे पास ही रहेगी। उसके बाद वो केविन को उठाता है और इलाज करवाने के लिए ले जाता है। और अब क्रिस बहुत ज्यादा थक चुका तो अपने रूम में जाता है और सोचता कि यार मैंने इस फाइट के लिए हाँ क्यों कहा था, मेरे पास जीतने के लिए कुछ नहीं था और लास्ट में मैं ऑलमोस्ट हार ही गया था। लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है कि लास्ट में उसने जो मूव किया था वो बिल्कुल वैसा ही था जैसे रोमन ने किया था। और वो सोचता है कि अगर मैंने रोमन से पहले फाइट ना की होती तो मैं कभी भी इस लड़के को ना हरा पाता, तो शायद मुझे ऑरा यूज करना पड़ता। और केविन भी हंसने लग जाता है और सोचता है कि सच में मैंने रोमन को सिर्फ देखने से, उसके साथ रहने से कुछ सीख लिया था और शायद रोमन डिमिट्री मुझे यही बताने की कोशिश कर रहा था। अगला दिन होता है और रोमन उससे पूछता है क्या मैं तुम्हें ट्रेन करूं, लेकिन क्रिस कहता है कि नहीं, मैं खुद तुम्हें देखकर सीख जाऊंगा। और उस डुअल ने उसे बहुत कुछ सिखाया क्योंकि केविन के डिसीजन हमेशा सही थे। उसे कब क्या करना है बस उसकी बॉडी लैक कर रही थी। और क्रिस को लग रहा था कि उस वीक कमजोर से लड़के केविन को कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं मिली थी, जबकि रोमन उसे हर पॉइंट पर इंस्ट्रक्ट कर रहा था। और केविन को रियलाइज होता है कि रोमन एक ऐसे लेवल पर है जहां पर कैप्टन जोनाथन भी नहीं पहुंच सकता। और वो डिसाइड करता है कि जब तक मैं रोमन डिमिट्री जितना ताकतवर नहीं बन जाता मैं उसे फॉलो करूंगा और सब कुछ ऑब्जर्व करूंगा। रोमन स्माइल कर रहा था और साइड में वो क्रिस को देखता, वो प्योर हेट्रेड से रोमन डिमिट्री को देख रहा था। उसे नफरत नहीं करता था, बस देखना चाहता था कि वो कब उससे स्ट्रांग बनेगा। रोमन बस कहता है कि आज हम ट्रेनिंग को कंटिन्यू करेंगे और वो केविन को सिखाता रहता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और वो दिन आ जाता है जिस दिन रोमन डिमिट्री को सोशल गैदरिंग में जाना है। उससे पहले हमें एक हफ्ते पहले का सीन दिखाया जाता है जहां पर ये अनाउंसमेंट हुई थी कि रोमन डिमिट्री ने फ्लोरा लॉरेन के साथ शादी कैंसिल कर दी है। और वहां पर बहुत सारे लोग बात कर रहे थे कि मुझे जहां तक पता है कि उस लड़की की गलती थी, लेकिन कोई कहता है कि अरे नहीं, रोमन डिमिट्री की गलती होगी। जैसे ही फ्लोरा लॉरेन के फादर ने देखा होगा कि रोमन डिमिट्री है कैसा, तो उसने शादी कैंसिल कर दी होगी। फिर एक मेड आपस में बात करती है कि मैंने सुना था कि उसने ब्लड फैंग को हरा दिया, लेकिन दूसरी मेड कहती कि अरे छोड़ो, उसके बस की कुछ नहीं है, ये बस एक रूमर है ताकि वो शादी कैंसिल करने का कोई बहाना बता सके। और कोई यही अनाउंसमेंट पढ़कर बहुत जोर जोर से हंस रहा था। कहता है कि उसे मैनिपुलेट करना इतना आसान है, सब कुछ वैसा ही जा रहा है जैसे मैंने प्लान किया था। और वो बटलर से पूछता है क्या रोमन डिमिट्री आज की पार्टी को अटेंड करेगा, और वो कहता है कि हाँ करेगा। और ये और कोई नहीं बल्कि एंथनी बार्को है, बार्को फैमिली का सबसे बड़ा बेटा जिसने ये सब कुछ प्लान किया था। और जिस दिन ये सोशल गैदरिंग होती है उस दिन
रोमन डिमिट्री अपने रूम में खड़ा था और वो हान से पूछता है क्या मुझे सच में ये पहनना जरूरी है, और हान कहता है कि मैंने इसे बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत की है, इसे पूरा प्रिपेयर करने में बहुत मेहनत की है, लेकिन मुझे पता है कि आप इसे नहीं पहनेंगे। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि एंगेजमेंट के बाद ये आपकी पहली मीटिंग है, तो आपको कुछ अच्छा ही पहनना चाहिए। और रोमन स्माइल करते हुए हान की तरफ देखता है और कहता है कि अगर तुमने इतनी मेहनत की है तो मैं इसे जरूर पहनूंगा। बाहर क्रिस अभी भी वेट कर रहा था कि रोमन कब आएगा, तभी वो देखता है कि केविन वहां पर आता है और उसे ढंग से हेलमेट भी फिट नहीं हो रहा था। क्रिस उसे कहता है कि ये क्या पहन कर आए हो, और केविन कहता है कि ऐसा कोई आर्मर ही नहीं था जो मुझे फिट आए, सब के सब बड़े थे। अब रोमन ने बहुत ज्यादा मेहनत की थी, उसने अपनी अपीयरेंस चेंज कर ली थी, अब वो फाइनली उस गैदरिंग में जाने वाला था जहां पर उसकी बेइज्जती होती थी। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि उसके सबऑर्डिनेट केविन की वजह से उसकी बेइज्जती दोबारा हो जाएगी। जानने के लिए मिलते हैं कल। बहुत दिनों से इसका एपिसोड नहीं आया था क्योंकि थोड़ी दिक्कत चल रही थी, लेकिन अब से रेगुलर आएगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने दोस्तों को शेयर भी करना।